कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूं इंजीनियर अभी और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जो 10 टॉपिक्स हैं जो मैं स्टडी के उसमें से एक टॉपिक है। तो हम लोग पहुंचे हैं पॉल्यूशन तक। इससे पहले हम लोगों ने इकोसिस्टम में देख रखा था, तो पॉल्यूशन में पहुंचे हैं। तो एयर पॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया देखना। तो एयर पॉल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज देख लिया, एसिडन देख लिया, SO2 के बारे में देख लिया, NO2 का इफेक्ट देख लिया, एसिडन को देख लिया, उसके फोटो केमिकल स्मोक को भी मैं लेक्चर में बता दिया है। उसके बाद हम मीथेन का इफेक्ट देखते हैं इस लेसन में। मीथेन क्या है, इसका सोर्स और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो आप जानते ही हो लगभग कि ग्रीन हाउस गैस है, ये जो मैं पहले बता चुका हूँ। गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज है दोनों। तो उसके बाद इसका सोर्स कौन कौन सा है। कुछ लोग सोर्स तो आप जानते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो सारे सोर्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोल माइंस, तो कोयला खदान है, वहां से निकलता है जो है वो मीथेन निकलता है। तो वहाँ पे मास्क पहन के जाना पड़ेगा आपको। अंदर बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, आग लग गया जल जाएगा सब चीज। कोल माइनिंग की बात करें, कोल माइंस की बात करें, तो हर जगह आपका मीथेन निकलता है। अर्बन डंप फिल्स, तो यही से तो आप बनाते हो जो बायोगैस बनाते हो। तो ये अर्बन डैमफिल से तो बनाते हो, जो भी घर का कूड़ा कचरा वेस्टेज होता है उसको आप डाल देते हो गड्ढे में, सड़ने गलने देते हो मटिया वगैरह डाल के, और वो उससे गैस निकालते हो, उसको जलाते हो। तो वही तो है ये अर्बन डैमफिल्स। तो अर्बन डैमफिल से भी निकलेगा। अगर वही चीज जो है, अगर बायोगैस उससे बना लो, नहीं बनाओ, उसको फेंक दो ऐसे ही, तब भी निकलेगा वहां से गैस। तो वहां से मीथेन निकलता रहता है। उसके बाद राइस फील्ड, जो आपके चावल के खेत होते हैं, धान लगाते हो, वहां से भी आपका मीथेन निकलता है, वहां भी मीथेन पाया जाता है। उसके बाद है आपका सबसे इम्पोर्टेंट मार्शलैंड्स। उसके बाद वेटलैंड से भी निकलता रहता है, वेटलैंड जंगली भूमि उससे भी निकलता रहता है। उसके बाद इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिफ्यूल्स को अगर पूरा जला दिए तब तो मीथेन नहीं बनेगा, वैसे मीथेन बनता रहेगा। पूरा जला दोगे तो CO2 बनेगा, अच्छी बात। मीथेन बन गया, बुरी बात। कैटल जहाँ पे पशु को पालते हो वहां पे भी आपको मीथेन पाया जाता है, वहां से मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है। ग्लेशियर ब्रेक डाउन ऑफ पोलर मीथेन, इसको पोलर मीथेन कहते हैं। जो ग्लेशियर है आपका पोलर पे, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो वहां से भी आपका मीथेन निकलता है। तो इतने सारे मीथेन के निकलने के रीजन है। मीथेन को जला लीजिए अगर है मीथेन आपके पास, तो वो फ्यूल है, अच्छी बात है। CO2 कोई फ्यूल नहीं है। ये आपको कहाँ से बनेगा याद जानते ही हो। अगर फॉसिल फ्यूल्स आपने जलाया तो वहां से बनेगा आपका। फॉसिल फ्यूल्स में सारे आ जाते हैं, कोयला पेट्रोलियम जितने भी हैं सारे आ जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स में। वोल्केन जो है आपका ज्वालामुखी फटता है, तो वहां से भी आपको इरप्शन में निकलते हैं आपके CO2। टेक्टोनिक रिलीज, यहाँ से भी आपको CO2 निकलता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लेशियर्स, यहाँ पे भी निकलता है। CH4 जहाँ निकल रहा है CO2 भी चांसेस रहता है निकलने का। फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स एंड सेल्स इन ओशन, इसमें भी आपका CO2 निकलता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर से रहते हैं, चूना पत्थर जगह रहते हैं, तो CO2 भी निकलेगा आपका। इम्पैक्ट जानते हैं सबसे पहले, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज है। बायोस्फीयर टर्न्स अ नेट कार्बन सोर्स, तो ये है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसका। इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन आपका ज्यादा होगा, आपका जो फसल रोपे उसका अच्छे से होगा, CO2 ही लेता है वो। उसके बाद ओशियनिक एसिडिफिकेशन, अर्बन हीट आइलैंड्स, तो ये एसिडिफिकेशन तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपका। वहाँ पर आपने दो गैसेस को देखा था, सॉक्स नॉक्स को। CO2 भी जिम्मेदार है आपका एसिडिफिकेशन के लिए। उसको कार्बोलिक अम्ल जो जानता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल शायद होता है, उसको हम लोग जानते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भी जाके बनता है H2CO3। तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत ही वीक होता है, पर उससे भी आपका एसिडिक रेन होता है CO2 से। सिर्फ CO2 ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी जाएगा, वो भी काम करेगा, वो भी एसिडिक रेन कहलाएगा, तो उससे भी दिक्कत आती है। उसके बाद ओसोनिक एसिडिफिकेशन को देखते हैं। ओजोन में एसिडिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि वहां तो आप लोग फॉसिल फ्यूल जला नहीं रहे हो, तो कहां से वहां से आ गया CO2 वगैरह। तो ओशन एंड सैलिन वाटर बॉडीज हैज pH रेंज व्हिच इज स्लाइटली एल्कलाइन, वहां एल्कलाइन है, वहां पे एसिडिक नहीं है। जो भी ओशन का होता है, एसिडिक का pH बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक लेवल से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, यानी कि एल्कलाइन नेचर होता है। विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, जब CO2 का एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो डिसॉल्व ऑफ CO2 इन ओशन एट द पोलर एंड सब पोलर रीजन। तो जब पोलर रीजन, सब पोलर रीजन, वहां पे CO2 क्या होता है, ओशन में मिलने लगता है अपने आप।
अपने आप क्या क्या डिजॉल्व होने लगेगा CO2। CO2 डिजॉल्व नहीं होता तो भाई वाटर देखो, अब पानी है यहाँ पे, ओशन है, थोड़ा सा लाइट भी आ रहा है, सब कुछ स्थिति है, वेपर्स भी हल्का फुल्का ऊपर उसके ऊपर रहेगा। धरती पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर उतना लेवल नहीं है, लेकिन समुद्र में तो सब वही है, पानी है, उसके ऊपर पानी का भाप है, वेपर्स है, भाप वो भी भाप जो बन के गया है भाई। उसके बाद जो उसका वेपराइजेशन के ज़्यादा तो आपको उसका ई वेपराइजेशन होता है, जो वेपर है वो, और वहाँ पे CO2 अगर एटमॉस्फेयर में है तो धीरे धीरे मिलके रिएक्शन करेंगे और बनाएगा वहाँ पे एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा CO2 ओशन और पोलर रीजन, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा उसमें और डिक्रीज द pH ऑफ ओशन। तो इससे क्या है, एसिडिक हो गया तो pH ओशन का घट जाएगा, जिससे हम कहते हैं ओशनिक एसिडिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे कोई एसिडिक रेन नहीं पड़ रहा है, रेन पड़ने के कारण नहीं हो रहा है, डायरेक्ट CO2 जाके डिजॉल्व हो जा रहा है उसमें। जो आपका ओशन का पानी है उसमें जाके डायरेक्ट आपका डिजॉल्व हो जा रहा है CO2। तो ये आपका दिक्कत कर रहा है डायरेक्ट डिजॉल्व हो जाने का, डायरेक्ट आपका एसिड बन जा रहा है, सारा पानी ही एसिड बन जा रहा है। इन 2015 में हम देखा गया, इट इज रिपोर्टेड दैट द pH ऑफ ओशन ऑन अर्थ हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द 8.25 टू 8.14। तो देखा गया 8.25 से घट के 8.14 हो गया है, ज़्यादा कमा नहीं पर कम होता है इन द लास्ट 19 ईयर्स। 19 सालों में यह असर है और घट गया है और घटता ही जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ ओशनिक एसिडिफिकेशन, इससे असर क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत है आपका कि डिकलरेशन एंड डेथ ऑफ कोरल्स। तो कोरल नहीं देखे हो ना, गूगल पर सर्च, यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल्स दिखेंगे, रंगीन कोरल्स होते हैं, जब तक जिंदा होते हैं मर जाते हैं बेचारे, खत्म हो जाते हैं कलर। तो इसका क्या हो जाता है, डिकलरिफिकेशन गया वो काम से, इसी को कहते हैं कोलर ब्लीचिंग। वो मरता नहीं है, सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, फिर बढ़िया कंडीशन आएगा, फिर से जिंदा हो जाएगा वो कोरल बहुत अच्छा चीज है, वो चलता रहता है मैसेज की तरह। मास स्केल extinction and death of coral due to the bleaching of coral as ecolocation। क्लियर आता है, दिक्कत है। उसके बाद habitability of the fish and the marine life is affected adversely। तो जितना भी समुद्री जीव जंतु है, समुद्री इकोसिस्टम है, उसके हैबिटेट है, फिश वगैरह का डिस्टर्ब होता है, दिक्कत आती है, लोग मरते हैं, वो अपना परेशानी फील करते हैं, आप लोग अपनी परेशानी बताने लगते हो कि हमको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बेचारा वो लोग क्या बताएगा, उसको दिक्कत हो रहा है फिर भी जी रहा है। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स, इससे सेल्स भी ब्रेकडाउन होने लगता है एसिड के कारण। रॉक विच रिलीज मोर CO2 इन वाटर, और इससे और ज्यादा CO2 निकलता है, इफेक्ट भी है और इसी से और ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है। हीट कैप्चर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, अब क्या करेगा, हीट एटमॉस्फेयर का ज्यादा ये सोखेगा, hence temperature of water bodies is increased। इससे क्या हो जाएगा, जो वाटर बॉडीज है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिक्कत पैदा करेगा जो उसमें रहते हैं उनको। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था। इसके आगे के लेसन में हम लोग अर्बन हिट आइलैंड से देखेंगे, CO देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देखेंगे। तो इतने सारी चीजें हैं। उसके बाद हम आगे के पॉल्यूशन को देखेंगे, वेना कन्वेंशन भी देखेंगे, बहुत सारे कन्वेंशन हुए, साइन हुए रोकने के लिए पॉल्यूशन, उन सब चीजों को भी देखना है हम लोगों का। आगे लेसन है बहुत बड़ा, ऑब्वियसली ये पेपर होगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा सिलेबस भी है इसका। मैं बहुत शॉर्ट भी कर रहा हूँ, फिर भी बहुत ज्यादा इसका नोट्स बनकर तैयार हो गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। हर किसी को देखना पड़े, देखो कितना शॉर्ट बताने के बाद इतना चीजें हो जाती है कि आपको देखने का समय नहीं मिलता है। और पेशेंस लेके आप वीडियोस को देखिए, समय इंटरवल बना के। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग एक वीडियो देखा फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोर्स लेना है तो पूरा लीजिए, अपने आप को कोर्स में इन्वॉल्व कीजिए, टाइमिंग फिक्स कीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं कि हमको ये पढ़ना है तो ये आप डेली की डेली देखिए वीडियो, डेली की डेली रूटीन बना के आप देखिए और रूटीन बना के चलिए, तैयारी आपका हो जाएगा जनरल स्टडी का। ये मेरा जो भी कोर्स है, चाहे यूट्यूब पे पब्लिश्ड है या फिर यहाँ यूट्यूब पे मैं बता देता हूँ, ASK आजाद AJDD
आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा चैनल का नाम है, वहाँ पे जाइए, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर तो मिल जाएगा। और मेरा मैकेनिकल बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, ये सीखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्रैश को बना रखा, जनरल कई पेपर्स वहाँ पे पहले हैं, तो उसको डिटेल में पढ़िए, एक एक करके देखिए। और ये जो भी मैं बनाता हूँ सफिशिएंट होता है आपका, मतलब कि थ्योरी तो सफिशिएंट है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर नहीं होता तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल कीजिए कोई क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका सॉल्यूशंस भी उपलब्ध है मार्केट में, तो उसको सॉल्यूशन कराने का मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, उसको आप सब खुद से कीजिए, टाइम बाउंडेशन में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उस क्वेश्चन को करके, कि हमसे 1 मिनट में या फिर आधा मिनट में क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे क्वेश्चन ये सीखे प्रीवियस ईयर के, तो हर एक क्वेश्चन को आधे मिनट में करने की कोशिश कीजिए घर पे, और प्रैक्टिस करते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आप थोड़ा फास्ट होते चले जाइएगा। और मेरा अगर थ्योरी की बात करें तो मेरा जितने भी कोर्स वो सफिशिएंट है, जिस चीज का बना हुआ है उसमें वही पूछा जाएगा जितना बता दिया, उससे बाहर नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन आ गया तो बताइए, मैंने पहले ये 2018 का पेपर मेरा पूरा का पूरा डिस्कस करके बैठा हुआ मैं, 2018 का पेपर उसमें सब चीज बता दिया है मैंने, सारे क्वेश्चन कैसे मैंने मेरे क्रैश कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बनाया था, और उस क्रैश कोर्स से मैंने सोल्व करके दिखाया 2018 ईएससी का पूरा पेपर उसी क्रैश कोर्स के अंदर समेट आ गया। तो जितना मैं पढ़ा देता हूँ उससे बाहर कुछ चीजें नहीं आती है, जबकि ईएससी तो भाई जानते हो कितना बदनाम है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन यूपीएससी, तो ये पहले ही इतना बदनाम है, कुछ भी पूछेगा वो, जो जितना आप पढ़ते जाओ उतना उससे ज्यादा पूछने लगेगा वो। तो फिर भी मैं आपको 50% मार्क्स लाने हैं, उतना ही मार्क्स के उतना मार्क्स आपका इतने से जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उतने से आ जाएगा। आप इधर उधर मुंह मत मारिए, व्याकुल मत होइए कि एक ही चीज आप 10 जगह देख रहे हैं, बेसिक एनर्जी और एनवायरमेंट यहाँ भी देखा, फिर किसी और टीचर का देखा, कहीं और वीडियो देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकने से कोई फायदा नहीं है। एक टीचर को किसी को पढ़िए, चाहे आप जिसको पढ़ रहे हैं, मैं अपने का गारंटी लेता हूँ कि जो भी मैंने बताया है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर आपको कुछ आता छोड़ दीजिए उसको। 1-2 क्वेश्चन आएंगे बाहर से जो जानबूझ के देता है यूपीएससी, उसको आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, छोड़ने के लिए रहता है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी आपके क्वेश्चन मैं 70% से 76% का गारंटी लेता हूँ और कुछ बाहर से नहीं आएगा। 70-75% में आप करके आओगे तो ऑब्वियसली आप 50% तक मार्क्स तो ले ही आओगे, 50-60% तक। तो इतना ही मैं करो, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस तरह इतना ही, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे पॉल्यूशन के बारे में और एयर पॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने SO2 का इफेक्ट देख चुके हैं, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का देख चुके हैं, फोटोकेमिकल स्मोक का इफेक्ट देख चुके हैं, एसिड रेन हम लोग देख चुके हैं, मेथेन, CO2, ओसेनिक, एसिडिफिकेशन, एसिड रेन, सब कुछ देख कर बैठे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्बन हीट आइलैंड। ये क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड? अर्बन हीट आइलैंड UHI की अगर बात करें तो ये आपका सफोकेशन एंड ट्रैपिंग अप ऑफ CO2 है। CO2 को ट्रैप हो जाता है तो इससे क्या होगा? कॉजिंग हीटिंग आएगी। हीटिंग यही UHI है, अर्बन हीट आइलैंड इसी को कहते हैं। इससे क्या होगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि CO2 जानते हो जो हीट को सोख लेता है, तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ऑफ अर्बन कॉलोनीज। तो अर्बन जो इलाका है वहाँ पे ज्यादा CO2 बनता है, जानते हो ज्यादा चीजें चलती है गाड़ी वगैरह, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है, CO2 निकलता है, तो CO2 निकलेगा तो वहाँ पे CO2 ज्यादा है तो हीटिंग ज्यादा होगी। तो यही आपका अर्बन हीट आइलैंड कहलाता है। और इससे क्या हो जाता है? लोकलाइज वार्मिंग, वहाँ पे लोकल जो आप जैसे आप चले जाओ जंगलों में या फिर आप गांव में चले जाओ तो वहाँ ठंडक महसूस होगा उसी वक्त जैसे ही शहरों में घुसोगे वैसे तुम्हें गर्मी महसूस होगा। ड्राइविंग कर रहे हो, देखो जैसे ही आप शहर के बाहर निकलते हो ड्राइविंग करते हुए हाईवे पे, जिसके दोनों पेड़ पौधे हैं, तो देखो कितना ठंडक महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। तो शहरों में एकदम कुमलाहट जैसा लगता है। तो इसलिए कहते हैं शहरों में मतलब गाँव में जाओ, क्या शहर में जाओ नौकरी करना, अपना बिजनेस करो जाके गाँव में।
गाँव मतलब बिजनेस डालो, जो भी चीज़ें, जैसे कि कोचिंग खोल रहे हो, कोचिंग खोलना है, पूरा टिक्की में बताया है कोचिंग में कैसे टिक्की में लगाओ, कैसे सिखाओगे। कुछ और चीज़ें जो आप जानते हो, जो पढ़े हो, इतना चीज़ें पढ़े हो, इसलिए पढ़ाने के लिए तो पढ़ाई को यूटिलाइज करो, कोई उसका बिजनेस में कहाँ पर क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियर हो, प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके पास, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज है, उतना बढ़िया जाके बिजनेस कीजिए। आप लोग पढ़ना पढ़ाना, जॉब करना, जॉब के पीछे भाग रहे हो, अर्बन एरिया में जाके जॉब करोगे, अपने फैमिली को रखोगे, बाल बच्चों को रखोगे उसमें पॉल्यूशन वाले जगह पे। आप जाइए गांव, जाइए आराम से अपने गांव में रखिए अपनी फैमिली को। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है लॉस ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन भी इससे खराब होगा, वेजिटेशन तो ऐसे भी नहीं होता शहरों में, इसमें वो भी उसके लिए रीजन है ट्रैप O2 ट्रैप होने का है, ट्रांसपिरेशंस, न्यूट्रिएंट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज कट डाउन। उसके बाद लीव्स, स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर, थर्मल बैलेंस नियर प्लांट्स। यही है आपकी दिक्कतें आती है UHI से, माइग्रेशंस, वाइट पेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रूफ टॉप। उसके बाद इससे जो है वाइट पेंटिंग किया जाता है ऊपर बिल्डिंग के टॉप वगैरह में, क्योंकि कम थोड़ा ठंडक रहे। वेजिटेशन मस्ट बी मेंटेन, वेंटिलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अर्बन इलाका में अगर जा रहे हो तो अर्बन इलाका में आपको पेंटिंग कराना है बिल्डिंग को, तो व्हाइट कलर से कराइए। अर्बन ग्रीन कवर मस्ट बी इंक्रीज। तो भाई इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए कि भाई आप पेड़ पौधे लगाइए। शहरों में कहाँ पेड़ पौधे लगाओगे, झूठ मूठ के लोग गमले में पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे रोपे जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। वो तो बेचारे धूप से अपने मर रहा होता है। डेली डेली आप उसमें पानी देते रहो, महंगा महंगा पेड़ पर खरीद करके लाओ, 100 रुपया का, 200 300 500 का। मेरे अंकल आइए सबसे लगा रखे, दिल्ली में रहते हैं वो, बाकी हम लोग गाँव में रहते हैं, वो लगा रखे हैं पेड़। जरूर मुझे ऊपर गमला ढेसा रखा है उन्होंने चारों तरफ। जब भी मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं पानी दे आओ, पानी दे आओ। वो खुद मर रहा, तुम्हें क्या बचाएगा वो। चलिए हम चलते हैं CO के पास। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट गैस नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट गैस है। CO क्या है, पॉल्यूटेंट गैस। ये आपको खत्म कर देता है। ये करता क्या है, CO हीमोग्लोबिन से मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होकर क्या बनता है, कार्बोक्सिक HB कॉज सफोकेशन एंड डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिएशन। तो आपका तत्कालीन मौत हो जाएगा जब आप CO को आपने सांस के अंदर ले लिया। वो आपका रक्त को जमा देगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर देता है ये और खत्म कर देता है आपको, तत्कालीन मौत दे देता है आपको। तो ये है, इसको हो तो बनता कहाँ से, इनकम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास। अगर बायोमास या फॉसिल फ्यूल्स को आपने अच्छे से नहीं जलाया, कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, इस सबको अच्छे से नहीं जलाया, कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में उसको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और सबकी जान ले लेगा। तो ये बहुत खराब बात है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल मत बनाओ, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा दोस्त है हम लोगों का, वो बढ़ जाता है, थोड़ा गर्मी पैदा कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो लोगों का पैदा किया हुआ बीमारी है। AC चलाएंगे हम लोग, चलाएंगे रेफ्रिजरेशन, हम लोग कूलिंग करेंगे और CFC निकालेंगे। और ये CFC करता क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और इसमें आ गया क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन कांड कर देता है। वो इसी को फ्रांस वगैरह है, ये R8 ये सब रेफ्रिजरेशन का रेफ्रिजरेंट है, उसमें घूमता रहता है, ठंडा करने के काम आता है। ये अगर लीकेज हो गया, लीकेज कैसे हो जाएगा, हम पैक रखेंगे भैया, कितने भी पैक कर लो लीकेज होता ही होता है। लीकेज से आप बचा नहीं सकते हो, लीक तो वो करेगा, कितना भी लीक प्रूफ बना लो, अंदर डालोगे कैसे उसके अंदर, सब पूरा पैक बना दोगे तो, और डालने के लिए कहीं जो छेद किए तो उस दुनिया में कुछ भी कर लो बंद नहीं होगा वो लीकेज, वो लीकेज होगा। मूवमेंट टुवर्ड द पोल्स, और ये पोल्स की तरफ जनरली जो CFC जो है वो अपने आप पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जो आप निकला आपके रेफ्रिजरेटर से वो फोर्स की तरफ जनरली चले जाते हैं, इसी कारण वहां पे ज्यादा आपको फोर्स के बीच के पास इकट्ठा होने लगता है CFC। इसके अलावा इधर भी देख लेते हैं, ये है आपके कूलेंट एंड फायर रेफ्रिजरेटर्स, AC जेट इंजन जो है रेफ्रिजरेटर है, यहाँ से आपका फ्रांस वगैरह निकलता है, ये सब जो है तो ये CFC वगैरह निकलता है। उसके बाद आगे चलते ये पोल पे इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे सनलाइट पड़ता है तो CFC जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलता है और CI नसेंट बना लेता है, जो को पूरा CI नहीं है, ये Cl क्लोरीन नसेंट क्लोरीन बनाता है, ये पोलर एस्पिरिन से ये
आता है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये CO3 जो है ये क्लोरीन, मैंने कहा क्लोरीन रहेगा पाप करेगा, और क्लोरीन Cl2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोरीन गैस है। ये आपके पानी जो शुद्ध करते हो ना, वाटर प्योरीफायर लगाते हो, वहाँ भी क्लोरीन रहता है। पर ये क्लोरीन अगर नसल क्लोरीन बन गया, यानी कि Cl2 की जगह पे Cl बन गया, तो ये O3 से रिएक्ट करके OCl माइनस बनाएगा, ये OCl माइनस फिर O से रिएक्ट करेगा और O3 के प्रेजेंस में, और O2 बना के COCl बना लेगा, और देखो सब O3 जो है O2 में कन्वर्ट हो रहा है। लोग फिर यहाँ पे खुश हो जाएंगे, अरे वाह ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन बनाने के लिए पहले बेटा ओजोन चाहिए। ओजोन कहाँ है आपका? ओजोन कहाँ है? ओजोन धरती पे है ही नहीं। ओजोन धरती पे ओजोन रहेगा, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस रहेगा तो वही आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा, वो लंग्स वगैरह को दिक्कत करने लगेगा। मैं पिछले इसमें बताया था मैंने, तो वो वहीं दिक्कत करने लगेगा। तो ओजोन रहता तभी आप ऑक्सीजन बना पाते हैं, पर ओजोन तो पहले नुकसान करता है, और ओजोन जहाँ पे है वहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, हमको चाहिए नहीं। वहाँ पे उतना ऊपर ऑक्सीजन है तो क्या कर, हमको हमारे लिए कोई जरूरत क्या नहीं है। तो ऊपर से ओजोन जरूर खत्म हो रहा है, और ऑक्सीजन जो बन भी रहा है वो हमारे काम का नहीं है। तो ओजोन डिप्लेशन ही कहलाता है। ओजोन हट गया, ऑक्सीजन बन गया। अब ये ऑक्सीजन आपके यूवी रे को नहीं रोक पाएगा, और वो ये ओजोन डिप्लेशन जो हो गया तो इससे बनेगा ओजोन होल, जहाँ पे ओजोन खत्म हो गया। जनरली खत्म कहाँ हो रहा है, क्योंकि जा रहा है कहाँ रहा है सारा का सारा, अरे ये CFC ये जा रहा है पोल की तरफ, और पोल में के पास ही इकट्ठा हो जा रहा है। तो वहीं पर जाकर सबसे ज्यादा होल्स कहाँ दिखेगा? एटलांटिक सागर वगैरह पे। सबसे ज्यादा इसका रोना किसको है? सबसे ज्यादा रोएगा USA, अमेरिका करता रहेगा। ऐसे तो जाकर पोल्यूशन में कहीं वो हेल्प करता नहीं है दुनिया को। कोई पोल्यूशन पे जाकर सबमिट होता है तो उसमें करेगा नहीं। ओजोन पे पूरा दौड़ा आया, नहीं ओजोन क्षेत्र दिख गया, आप सब हटाओ उसको, सबको पूरा अमेरिका आ जाता तो सब चीज हो ही जाता है, बाकी वो खुद ही नहीं साइन करता है किसी चीज पे। सबसे कमी ना अमेरिका। तो ओजोन होल और अमेरिका, तुम लोग सबसे पहले नौकरी करने जाते हो, अमेरिका कहीं मत जाना। अमेरिका जाओ, उस पर कभी यकीन न करो, उसको ठग के चले आओ, लेकिन तुम ही ठगाते रहोगे। चलो ओजोन होल हो गया। ओजोन होल की बात करें तो नॉर्थ पोल में आपका 50 किलोमीटर डायमीटर का ओजोन होल बना हुआ है। साउथ पोल पे जाओ तो 200 किलोमीटर डायमीटर का आपका ओजोन होल बना हुआ है, और ये तो पाप कर देगा। इफेक्ट क्या होता है इसका तो जानते ही हो, अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, खासकर बी रे, बी एंड सी दोनों, ये तो पहले ही आ गया है, ये तो नुकसान करता ही नहीं है। तो ये बी और सी जो ओजोन लेयर है, ओजोन अल्ट्रावायलेट रे है, उसको स्केप कर जाता है, आने देता है, वो नुकसान क्या पहुंचाता है? स्किन सेल को डैमेज करता है, प्लांट क्लोरोफिल को डैमेज करता है, स्किन कैंसर देगा अगर स्किन को डैमेज करेगा तो, और प्लांट एक क्लोरोफिल देगा तो खत्म हो गया कि प्रोडक्टिविटी, आपका खाना ही नहीं बनेगा, प्लांट का फल फूल सब खत्म। तो इतने सारे दिक्कतें हैं दुनिया में। चलिए, तो इस लेसन में इतना ही था। हम लोग चलते हैं। ये देखिए मैं हूँ और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, और यूट्यूब का चैनल मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि सर बाकी सब कब बनाओगे। तो देखो, बाकी पहले बना हुआ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि आपका ESC का जनरल स्टडी का पेपर है, गेट में भी आता है, इसरो में भी आता है, भारत में भी आता है, हर जगह आता है। तो पूरा इससे बेहतर कहीं कोर्स नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तुम खोज के दिखा दो, जिस दिन खोज कर तुम दिखा दिया कमेंट कर देना, मैं डिलीट मार दूंगा ये लेसन। कहीं भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इतना सिस्टमेटिक ढंग से, इतना शॉर्ट में गेट के लिए चीजें नहीं मिलेगी मटेरियल्स। तो ये जाके आप देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए, क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेकर मैंने क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल जरूर करा दिए हैं, बाकी आपको खुद से कीजिए। और गेट में इतने क्वेश्चन पूछ रखे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, वही सोल्व कर लो सारे ब्रांचों का, सिर्फ अपने ब्रांच का नहीं, सारे ब्रांच का सॉल्व करो। क्योंकि क्या करता है पता है, ESC और गेट वो एक जगह से क्वेश्चन उठाता है, एक ब्रांच वाला दूसरे ब्रांच को हूबहू पेस्ट मार देता है, जब उसको क्वेश्चन घटने लगता है। ESC भी यही करता है। एक जगह पूछा है उसने, CSC में पूछा है, CSC मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें पूछा है तो उठा के ESC में पूछ देगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछ देगा, कभी CDS में पूछ देगा, कभी कहीं कहीं और कहीं ऐसे पूछता रहता है वो घुमा घुमा के। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बना हुआ है, यहाँ पे बेसिक मटेरियल साइंस, बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस बना हुआ है। एक जनरल स्टडी का पेपर 2018 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा पेपर सॉल्व है। नॉन कन्वेक्शन एनर्जी, तो क्या पढ़ रहे हैं एनर्जी, जो इन्वायरमेंट एनर्जी, तो एनर्जी तो पहले मैंने बना कर रख दिया है सारा चीज, इन्वायरमेंट बना ही रहा हूँ मैं। तो ये आप एक, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एक टेक्निकल पेपर ऐड हो गया है, रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हो, इसमें मिल जाएगा आपको, इससे काम चल जाएगा। नहीं तो और डिटेल में मैं बनाऊंगा
उसके बाद आपका आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। हर एक सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ने जाओ, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते करते हमको तब ख्याल आता है कि मुझे बैंकिंग करना चाहिए, जल्दी निकाल लूंगा, होता कुछ नहीं है। इस सीजीएम का भी ख्याल आता है, उसका भी एग्जाम वो दे देते हैं, और ऐसे बेटा नहीं निकलता है कुछ भी। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको काम आ सकता है यदि आप ऐसा ऐसा भ्रम पाल रहे हैं कि कुछ भी हम कभी भी एग्जाम देके निकाल लेंगे, इंजीनियर हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। उसके बाद एयर कंडीशन में आप जाएँ, यहाँ पे जाएँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ड्राइंग, इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो दिख ही रहा है आपको, वो देख ही सकते हैं आप लोग। इसके अलावा भी चीजें हैं। इसके अलावा बता दो कि अगर आप पहले तो मैं इसका मुझे फॉलो करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो अच्छी बात है। जब भी मैं फॉलो करके रखिएगा तो मैं ऐड करने वाला हूँ क्रैश कोर्स। जैसे ही मेरा सब सारा खत्म होगा तो एग्जाम के नजदीक, जब एग्जाम आ जाएगा, आने लगेगा आपको, तो उस नजदीक में आपको ऐड कर 6 तारीख के साथ एग्जाम है आपका, 6 जनवरी को, तो उस वक्त इससे पहले मैं जनवरी से पहले दिसंबर में ही ऐड कर दूंगा क्रैश कोर्स इसका, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कम से कम हर हाल में याद रखना है आपको एग्जाम में जाने से पहले। तो ये वो 3-4-5 घंटे का रहेगा, तो उसमें सारा का सारा आपको दे दिएंगे मटेरियल, कम से कम उतना चाहिए तो याद रखो एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा अगर एक बार आप इसे कंप्लीट कर लेते हो, क्या प्री, तो मेंस का ही मैं आपको बनाऊंगा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लगभग सारा बना चुका हूं मैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही मैं मेंस का पेपर कैसे सोल्व करना है, कैसे से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मेंस की तैयारी करने का किसी का कोई फंडा नहीं। पहले तो आपसे लोगों से प्री ही नहीं निकलता, पहले प्री निकालिए। मेंस का जो पेपर बनाऊंगा वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, खासकर जो कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे वो गेट कर रहे हैं, गेट में भी इंपॉर्टेंट है ही, पर गेट में इतना लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उससे ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चन गेट वाले निकल जाएंगे, हो जाएंगे। पर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, जो मेंस जो आपके मेंस सीएससी मेंस में आता है, तो वो आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो सीएससी कर रहे हैं, सिविल एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो आईएफएस दे रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो स्टेट सर्विसेज में मेंस का कोई पेपर होता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जेई का, जूनियर इंजीनियर का तो बात ही मत करो, तो बहुत आसान रहता है, फिर भी उसमें भी फायदा करेगा आपको। इसके अलावा अगर हम चले जाएं आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में, वहाँ भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन, खासकर अगर बढ़िया आप आईआईटी वगैरह में है या बीआईटी वगैरह में, बिट्स वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कैसे सोल्व करना है कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, मैं जनरली मेरा सिलेबस वही रहेगा, बीएससी मेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके चीज़ें मैं बनाऊँगा। तो इसके लिए मुझे फॉलो करके रखोगे तभी बनेगा, और वो जहाँ भी अपलोड हो सकता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ मेरा मन किया अपलोड करने का। तो धीरे धीरे बनाऊंगा, तो आप मुझे फॉलो करके रखिए, दोनों जगह सब्सक्राइब करके रखिए, कौन मैं कहाँ ऐड कर दूंगा कोई पता नहीं, और एक जगह ऐड करूंगा तो दूसरी जगह मुझे एडवर्टाइज करने में नहीं आऊँगा, तो वहाँ पे ऐड है, वहाँ जाकर देखो। नहीं, आप दोनों जगह सब्सक्राइब करके रखिए, जहाँ भी आपको अपलोड हो जाए वहाँ से आप देख लो। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन में इतना। यदि आप मुझे कोर्स देख रहे हैं तो भाई वेलकम इंडिया फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर अभी, और हम लोग देख रहे हैं इस कोर्स में बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडी पेपर का एक टॉपिक है, 10 टॉपिक में से एक है, जिसका आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो इसे जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को भी सजेस्ट करें, सलाह दें, बताएं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एयर पोल्यूशन पे आ गए थे, एयर पोल्यूशन को देख रहे थे। तो एयर पोल्यूशन में एक कन्वेंशन साइन हुआ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी काफी बार इससे पूछ चुकी है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, और इसमें भी पूछने के बहुत चांसेस थे। तो वो है वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन क्या है? इट वाज द ग्लोबल इनिशिएशन टू प्रोटेक्ट द स्टेट ऑफ ओजोन लेयर। मैंने कहा था, पहले ही बताया था, जब अमेरिका की फटती है तो वो सब चीज लागू कर देता है, जब उसको कुछ नहीं पड़ता है तो होने तो पॉल्यूशन मैं नहीं भाग लेने वाला, और जब उसकी इच्छा होती है तो सब लोग पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। तो वही है ओजोन लेयर। तकलीफ हुई अमेरिका को, आ गया ओजोन लेयर पे, कन्वेंशन बन गया, वीना कन्वेंशन। इसमें हुआ क्या? इसमें आता है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या था? इट वाज साइन अंडर द वीना कन्वेंशन टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो
एक साइन हुआ, प्रोटोकॉल बना जिसपे साइन किया सभी देशों ने, जिसने भी वियना कन्वेंशन में भाग लिया था उन सभी ने साइन किया। उसके अंदर ये था, ये इसमें ये कहा गया कि जितने भी कंट्रीज हैं वो रोकथाम करेंगे ओजोन डिप्लेटिंग जो भी सबस्टांस है, CFC वगैरह है, रेफ्रिजरेंट जो भी है, क्लोरीन ब्रोमीन जो इमिट करने वाले हैं उनको हटाइए, उनको इमिट कीजिए। हर देश को ये करना है अपना, उसका टारगेट दिया गया कि आप कितना इमिट करते हैं और उसको कहाँ तक करना है, ये टारगेट दिया गया उन्हें, जिसको उन्होंने किया। इसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें देखिए नाम ही है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन गायब हो गया, क्लोरीन गायब हो गया और मैंने जैसा कहा था ब्रोमीन, क्लोरीन यही सब सब्सटेंस है जो ओजोन को प्रभावित करते हैं, ओजोन को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उन सबको को हटा दिया गया। तो हम लोगों ने ऐसा चीजें CFC को हटाना था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, तो कैसे हटेगा? आप ये तो चीजें जानते होंगे वो बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, जो RSC पढ़ा होगा और खासकर मेरे से पढ़ा होगा। मेरा RSC का टोटल कंप्लीट कोर्स मेरा यूट्यूब चैनल ASK आजाद AZAD आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे अपलोड है। इसी यूट्यूब पे सर्च करो, आप RSC का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको तकलीफ पहुंचाता है ओजोन लेयर को। तो वो यहाँ तो जनरल स्टडी है, तो जनरल स्टडी को जनरल स्टडी की तरह पढ़ें, सबको पढ़ना है। सबके लिए बस इतना ही जान लो, क्लोरीन और ब्रोमीन तकलीफ पहुंचाता है ओजोन को, वो रिएक्ट करता है। मैंने पिछले लेसन में बताया था कैसे रिएक्शन करता है, तो वो तकलीफ पहुंचाता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। क्लोरीन को हटाओ, क्यों पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हटा रहे हो, क्यों रेफ्रिजरेटर हटा रहे हो? रेफ्रिजरेंट हटाओ, रेफ्रिजरेंट दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज करो, उसमें भी कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करो जिसमें क्लोरीन ना हो, तो क्लोरीन जहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो। तो इस प्रकार से चीजें नहीं बन के आएगी। उसके बाद था परफ्लोरोकार्बन PFC, तो सभी में से क्लोरीन एक्चुअली हटाया गया। इसके बाद CFC एंड PFC आर द केमिकल व्हिच वे इंट्रोड्यूस्ड एज नॉन ओजोन डिप्लेशन एजेंट बट आर मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। इसमें दिक्कत यह आ गया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यही सब तो चीजें हैं जो हीट को सोख लेता है। तो इसमें ग्रीन हाउस इफिशिएंसी ज्यादा थी, यानी कि ओजोन को तो डिप्लेट नहीं कर रहा है पर ग्रीन हाउस पोटेंशियल ज्यादा है। अब ग्रीन हाउस पोटेंशियल ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत डेवलपिंग कंट्री को होगी। सबसे ज्यादा जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां को दिक्कत होगी, अमेरिका तो आराम से रहेगा। तो ये दिक्कत आ गई, इसमें ग्रीन हाउस गैस ये सब था। उसके बाद आ गया किगाली अमेंडमेंट 2015 में हुआ। इट इज साइन फ्रेश आउट HFC एंड PFC। तो अब आया ग्लोबल वार्मिंग का तकलीफ, तो कहा कि इसको भी हटाओ, तो ये साइन हुआ। ठीक है, काम होता रहेगा, बहुत सारे काम इसमें बिना कन्वेंशन पे ही बहुत पढ़ना है, तो हम लोग इतने में ही इसको आराम देते हैं। और आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है पार्टिकुलेट पार्टिकल। पार्टिकुलेट पार्टिकल क्या होता है? या पार्टिकुलेट मैटर जो भी कहो कह दो इसको, है तो ये सब तकलीफ देने वाली ही चीजें। तो पार्टिकल्स जो आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, डस्ट वगैरह जो तकलीफ पहुंचाता है आपके स्वास्थ्य को, जो कहते हो बहुत गंदगी है, पॉल्यूशन है। एक्चुअली आप पार्टिकुलर पार्टिकल को ही देखते हो, बाकी गैस वगैरह CO2 वगैरह SO2 CO थोड़ा ना आपको दिख जाएगा। तो ये पार्टिकुलेट मैटर है। इसमें क्या आ सकता है? एक तो गैसियस है, लिक्विड सॉलिड सब पार्टिकुलेट मैटर ढेर सारे होते हैं। गैसियस में होता है एरोसोल्स वगैरह, लिक्विड फॉर्म में होता है स्मोक वगैरह, सॉलिड फॉर्म में होता है डस्ट, डर्ट और ग्रेवन एंड सूट। यही सब है जो आप यूज करते हो। कोयला जलाते हो वो भी डस्ट आता है, खासकर पावर प्लांट में जहाँ पे कोयलों को पूरा चूर चूर कर पाउडर बनाकर जलाया जाता है ताकि 100% कन्वर्जन हो। उसके चक्कर में डस्ट बनता है, पाउडर बनता है जो बहुत तकलीफ पहुंचाता है। कितना भी कर लो वो उड़ेगा ही एनवायरमेंट में और वो बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। तो उसमें लिए होता है, उसके लिए पावर प्लांट में बताऊंगा। इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेटर होता है, उसके लिए यूज होता है। तो वो कैसे काम करता है हम लोग पावर प्लांट में जानेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, मेरे चैनल पे आओ, वहाँ पे ये अपलोड होगा, ये सब यहाँ तो जनरल स्टडी की चीजें अपलोड हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर मैटर है। पर्टिकुलर मैटर का भी साइज है अपना। तो ये सेटेबल जो होता है, जो सेटल हो जाता है नीचे जमीन पे आ जाता है, जम जाता है धीरे धीरे, वो होता है 10 माइक्रोमीटर साइज का। और इससे भी कम अगर हो तो वो सस्पेंडेड होता है, उड़ता रहता है। जो आपके एयर वगैरह है उसमें सस्पेंडेड रहता है, जैसे पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल दिखता है ना आपको, आपने सस्पेंडेड पार्टिकल को पढ़ा होगा 9th वगैरह में।
तो पर्टिकुलर मैटर 10 का भी होता है, जो पर्टिकुलर मैटर 10 कहते हैं जिसका साइज होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच, और पर्टिकुलर 2.5 कहते हैं जो 1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच इसका साइज होता है। 1 वीक 10 डेज के करीब लग जाता है इनको सेटल डाउन होने में। सेटल डाउन मतलब अगर एक पर्टिकुलर पावर सस्पेंडेड पार्टिकल आ गया जो हवा में उड़ रहा है तो इसको 1 वीक से 10 डे लगेगा जमीन पे आके बैठने में। सोचो कितना तकलीफ है, वही थोड़ा सा हवा चला तो फिर उड़ जाएगा। तो वो आराम से अगर वैसा ही नॉर्मल धीरे धीरे आके बैठेगा ये नेचुरल कंडीशन में। इसके बाद अगर इस पार्टिकल की बात करें 5 से 10 माइक्रोमीटर का, तो ये सेटल बिन 24 से 48 घंटे में आकर बैठता है। तो देख लो कितना तकलीफ देने वाला चीजें हैं ये। उसके बाद पर्टिकुलर पार्टिकल मैटर जो है वो 10 और 2.5 की हम बात करें तो तकलीफ तो ही देने वाला। ये तो अगर इससे ज्यादा हो गया साइज 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, सेटल डाउन हो जाएगा पार्टिकल, तो दिक्कत नहीं है। पर ये जो अगर आ गया कौन पर्टिकुलर मैटर 10 और पर्टिकुलर मैटर 2.5 तो ये बहुत दिक्कत है। तो ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स कौन कौन से, क्योंकि सोर्स से ही रोका जा सकता है। आ जाने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, इसको पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग, छानते रहो फिल्टर लगाते रहो नाक में। तो ये होगा कि सोर्स कहाँ से है, तो डस्ट, मिस्ट, सिलिका पार्टिकल्स जो कि 52% है। अगर पर्टिकुलर मैटर इसकी बात करें तो इसमें डस्ट, मिस्ट, सिलिका पर्टिकुलर्स की अगर बात करें, पार्टिकल्स की बात करें तो 52% तक है। बायोमास से अगर बात करें, बायोमास और कोल्ड बर्निंग जब करते हो जो सूट निकलता है वो 27% आता है इसमें कोल्ड मास से, तो कोल वगैरह जलाते हैं बायोमास वगैरह। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर डीजल, केरोसिन, पेट्रोल की बात करें तो 12% ही यहाँ पे आ पाता है। और हाउस होल्ड एक्टिविटी की बात करें, अब घर में जो काम करते हैं उससे आपका 4% तक इसमें आ जाता है पर्टिकुलर मैटर। तो तकलीफ है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे एरोसोल वगैरह है। एरोसोल की बात करें तो वो 1 माइक्रोमीटर या उससे कम होगा, और फॉसिल फ्यूल बर्निंग से ये एरोसोल बनता है। SO2 मिक्स्ड होता है इसमें, और मिलकर बनाता है सल्फर एरोसोल, इसका नाम सल्फर एरोसोल होता है। सूट की बात करें तो बता चुका हूँ कि बायोमास या फिर आपका कार्बन पार्टिकल यानी कोयला वगैरह जलाओगे तो उसके इनकम्प्लीट कन्वर्जन से आपका सूट बनता है। अगर बायोमास की बात करो तो इससे CO2 गैस भी बनता है और सूट भी बनता है। सूट जो होता है वो कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन जिसको कहते हैं। ऐश जो निकलता है वो फ्लाई ऐश बन के निकलता है, वो भी तकलीफ देता है, वो भी 1 से 1.7 माइक्रोमीटर तक उसका साइज होता है। इनकम्प्लीट कन्वर्जन हो जाए तो, कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए तो भी सूट बनेगा, कार्बन का पार्टिकल बनेगा। ये सब तकलीफें हैं। इसके बाद करते हैं इम्पैक्ट की। पर्टिकुलर मैटर के मैंने इतना तकलीफें क्यों बताई, इतना तकलीफ क्यों देता है ये पर्टिकुलर मैटर। तो देखिए क्या क्या तकलीफ है। क्लासिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग और ग्रे एयर, ये क्या था यार, इम्पैक्ट क्या पड़ा। लंदन स्मोक क्या है, स्मोक होता है स्मोक प्लस फॉग, तो दोनों मिलकर स्मोक मिल गया फॉग से तो स्मोक बना लिया। ये तकलीफ देता है क्लासिकल स्मोक। दिल्ली वाला तो किस तुमको याद ही होगा, दिल्ली में हर एक ठंड में आ जाती है तकलीफ है, जहाँ एयर इधर उधर जाती नहीं है, और जो भी इंडस्ट्री आसपास दिल्ली के है सभी का एयर जाके दिल्ली में जम जाता है और बन जाता है, लगा देता है कि जीना मरना सब एक जैसा। उसके बाद इम्पैक्ट की बात करो, इसका क्लासिकल स्मोक ग्रे एयर की अगर बात करो इम्पैक्ट की, तो ये विजुअल रिडक्शन देता है, जो कि दिल्ली में दिखा होगा। एक गाड़ी में चार एक्सीडेंट हुआ, उसमें बार बार पीछे से ला कर ठोके जा रहा है 2-3 घंटा से वही चल रहा था, कैमरा लेके बैठा हुआ पत्रकार फिर भी ला के ठोक रहा है, कितनों कहा जा रहा है सब भी ला के ठोक रहा है। तो ये विजुअल रिडक्शन होता है, सफोकेशन होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तो आप सांस लेना दुभर हो जाता है। तो हमें तो पटना सॉरी दिल्ली मत जाओ पढ़ने लिखने, अगर दिल्ली जा रहे हो तो बहुत तकलीफ है दिल्ली में। पढ़ो कम, बीमार ज्यादा पढ़ोगे क्या करोगे, सब पढ़ के स्वस्थ नहीं रहोगे तो ये करो, घर पे पढ़ो। वीडियो में बना रहा हूँ, इस वीडियो से पढ़ो। वो पढ़ते नहीं है वीडियो, तो शौक के लोग देखते हैं। पढ़ने जैसा हो अगर डेली 4 घंटा टाइम बना के 4 घंटा हमको वीडियो देखना है, देखो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है कैसे। तो कोई भी ESC के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लास करने जाओगे 4 घंटा से कम का क्लास होगा क्या डेली, उससे ज्यादा का 6 घंटा 8 घंटा का क्लास लगाते हैं लोग, ताकि पता करो दिल्ली में। तो वो 8 घंटे का क्लास लगता है, यहाँ पे आप 4 घंटा पर डे आप देखो, क्या मजा है कि आप ESC नहीं निकाल लो। लेकिन डेली देखो, डेली क्वेश्चंस करो, डेली वीडियो देखो, उससे ज्यादा बेटर है।
और मेरे जो भी वीडियो रहते हैं, जो भी कोर्स बनाए रहते हैं, वो कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब उससे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये भी देखें, उस टीचर का भी देख लें, इस टीचर का भी देख लें, सबका वीडियो देख लें, कौन अच्छा है देख लें, एक पढ़ो सफिशिएंट है। बच्चे कैसे करोगे आप? ये सीखे क्वेश्चन पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर के, जो भी वीडियो देखो जिस भी सब्जेक्ट का, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो। जो भी क्वेश्चन ना हो वो हमको बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये चीज़ आप नहीं पढ़ा है। जो चीज़ें कम आती है वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं बताता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर चीज़ें बताना, क्योंकि फिर अगली बार थोड़ा ना वो आएगा, अगली बार कुछ और आ जाएगा। अधिकतर चीज़ें जो भी कॉमन चीज़ें आ रही है वो सब चीज़ों को मैंने क्वेश्चन ही देख के बनाया है, सब तैयार किया चीज़ों को। चलिए माइनर पॉल्यूटेंट की बात कर ही लेते हैं, लगे हाथ। ये सब तो एयर पॉल्यूटेंट देख लिया आपने, पार्टिकुलेट मैटर के वगैरह के जो मेजर पॉल्यूटेंट है। उसके बाद माइनर पॉल्यूटेंट के लिए देख लेते हैं। उसके बाद पॉल्यूटेंट कौन कौन है? लेड है, इसके सोर्स और इम्पैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया और ढेर सारे हैं, और सबके आपको हल्का फुल्का पता रखना है कि कुछ भी आ सकता है। तो देखिए लेड क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मेटलर्जिकल ऑपरेशन से आता है लेड वगैरह। लेड को बहुत परेशानी चल रहा है, जान ही रहे हो। तो ये मेटल रिटार्डनेस इसका इम्पैक्ट है। कैडमियम की बात करें तो माइनिंग और मेटलर्जी बर्निंग और प्लास्टिक वगैरह से आता है आपका। सिगरेट स्मोक से भी आता है, ये डैमेज करता है आपको लीवर, हार्ट एंड किडनी को। निकल की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड डीजल से आता है, और ये आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड लॉन्ग कैंसर वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद अगर मरकरी की बात करें, एमजी की बात करें, लेड का तो बात सब याद ही होगा, लेड क्यों इंपॉर्टेंट है, मैगी वाला किस्सा तो याद ही होगा, इससे सबसे पहले लेड को ही रखा गया है। अगर ये मरकरी की बात करें, जो Hg है, Mg नहीं है, Hg है मरकरी। ये कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, माइनिंग ऑफ कोल एंड आयरन, गोल्ड एंड स्मेल्टिंग। ये दिक्कत क्या करता है? डैमेज द नर्वस सिस्टम, किडनी एंड लीवर। इसके बाद बेरिलियम में बहुत सारे हैं, जिसको आप खुद से देखें तो बेहतर है। एक और है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, क्योंकि आपको पढ़ना भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट अलग से। तो रेडन, एस्ट्रोटियम, प्लूटोनियम, ये आप इसके सोर्स हैं, और ये डैमेज करता है सीधे डीएनए, कैंसर जन्म करता है, आपके डीएनए को ही खराब कर देगा, आपकी प्रजाति ही खराब हो जाएगी, आपके बाल बच्चे टेढ़े लंगड़े बुढ़े पैदा होंगे, तो इससे बच के रहिए। कोल डस्ट भी है। कोल डस्ट कहाँ से आएगा? कोल माइनिंग से आएगा, थर्मोबाराम से आएगा। ये दिक्कत क्या करेगा? डैमेज लंग्स और ब्लैक लंग्स डिजीजेज, तो ये भी तकलीफ करता है। उसके बाद ये बेरिलियम वगैरह की बात करें तो ये सिरेमिक इंडस्ट्री, रॉकेट मोटर्स टेस्टिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट और कन्वर्जन ऑफ कोल से आता है, और ये आपको आँख को दिक्कत पहुंचाता है, लंग को दिक्कत पहुंचाता है। बेरिलियस डिजीज इसका नाम एक है, जिससे इससे डिजीज होता है, उसको कहते हैं एस्बेस्टस। ये आपका मीका इंडस्ट्री से आता है और डैमेज करता है आपको लंग को। एस्बेस्टस डिजीज एक रोग है, इसके नाम पे दिया गया है। कॉटन डस्ट की बात करो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आएगा, ऑब्वियसली कॉटन फार्म से डैमेज आपके लंग को डैमेज करता है। बाइसनोसिस डिजीज पैदा करता है ये। और इनका बेंजोइरिन है, वो आपका सिगरेट स्मोक से आता है और लंग कैंसर पैदा करता है। तो ये सारी चीजें थी जो आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, एयर पॉल्यूशन करता है, और जो मेजर पॉल्यूटेंट है वो सब चीजों को हम लोगों ने देखा। एक लेसन में वाटर पॉल्यूटेंट को देखेंगे डिटेल में, क्या क्या वाटर पॉल्यूटेंट को, वाटर को पॉल्यूट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कैसे उसको रोका जाए, ये सारी चीजें अगले लेसन में देखेंगे हम लोग। इस लेसन में इतना ही था। तो आपसे आग्रह है कि भाई आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैं कहाँ गुम हो जाऊंगा वो पता भी नहीं चलेगा अगर आपने फॉलो करके मुझे नहीं रखा। वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर रवि, और हम लोग देख रहे हैं इस कोर्स में बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, और हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं। पिछले लेसन से हम लोग देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, और एयर पॉल्यूशन हम लोग पहुंच चुके हैं, को हम लोग कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ चीजें बच गई थी, उसको हम लोग इस लेसन में देख लेते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर का एक और इम्पैक्ट बच गया था, एक इम्पैक्ट हम लोग देख चुके थे, क्लासिकल स्मोग और लंदन स्मोग और ग्रे एयर के बारे में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें फोटोकेमिकल स्मोग। ये फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोग इस तो पहले बता चुका था, इसलिए मैंने इसको नहीं किया, नरेट कर चुका हूँ, पर एक आपको लिखा हुआ मिलना जरूरी है ताकि आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप मेरा ऑडियो नहीं सुन पाएंगे, मेरा आप स्लाइड ही देख पाएंगे जल्दी जल्दी में। तो फोटोकेमिकल स्मोग के बारे में काफी मैं डिटेल में बता चुका हूँ। फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है?
NOx जब जो है वो पर्टिकुलेट मैटर से स्मोक से मिलता है तो एल्हाइड्राइड एंड कीटोन्स बनाता है, पर एसिटिलीन नाइट्रेट जो कहलाता है पैन और पर बेंजाइल नाइट्रेट जो भी कहलाता है PBN, ये सनलाइट की उपस्थिति में कंडेंसेशन करता है और फॉर्म्स ब्राउन क्लॉड और एयर, एक ब्राउन क्लॉड बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है फोटोकेमिकल स्मोक और ट्रॉपिकल स्मोक और लॉन्ग एंजल्स स्मोक कहलाता है। ये जो आपका ब्राउन क्लॉड बना लिया, चारों तरफ घिर गया, दिखने में दिक्कत कर रहा है, यही आपका बनाता है फोटो स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक और ट्रॉपिकल स्मोक और लॉस एंजलिस स्मोक इसको कहते हैं। इम्पैक्ट इसका क्या क्या हो सकता है? इम्पैक्ट बहुत सारे हैं इसके, देखिए यहाँ पे इतना लिस्ट बना हुआ है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों UPSC वाले। तो इम्पोर्टेंट मतलब यही होता है जिससे क्वेश्चन ज्यादा है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्रोसिव इन नेचर, ये क्रोसिव होता है, लोगों को काट रहा डालता है, तो क्रोसिव नेचर है, काट रहा है लोगों को। तो क्या काट रहा है? ये डिस्टॉर्शंस ऑफ पेंट वेजिटेशंस एंड सिविल स्ट्रक्चर्स, ये सबको काट रहा है, सबको इरोजन कर दे रहा है, गला दे रहा है। उसके बाद क्या है? घीस दे रहा है, घीस पीट दे रहा है। उसके बाद क्या है? इंक्रीज इन अल्बेंडो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ग्लोबल डाइनिंग और इसको रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की तो वह है रेडिएटिव हीट इन ट्रैप्ड, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, लोकलाइज वार्मिंग। लोकलाइज वार्मिंग जैसे कि दिल्ली शहरों में बताया था पहले भी कि जब शहरों में जाओगे तो आपको गर्मी महसूस होता है। ये लोकलाइज वार्मिंग का जैसे ही सड़कों पे हाईवे पे निकलते हो गाड़ी से, लगता है यार ठंडा आ गया, बाहर निकले ना आराम सा महसूस होता है। तो शहरों में यही है लोकलाइज वार्मिंग। उसके डिस्टर्बेंस इन रेनफॉल एंड सेशन साइकिल, तो रेनफॉल में भी आपको दिक्कत होता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है और सेशनल साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। एट पोल्स की बात करें तो फॉर्मेशन पोलर ब्राउन क्लाउड, तो पोलर पर भी आप ये पोलर ब्राउन क्लाउड बनाता है। इंक्रीज हीट, वहाँ पे हीट ज्यादा कर देता है, इससे दिक्कत हो जाता है, ग्लेशियर मेल्ट होने लगते हैं, सागरों के तल बढ़ने लगते हैं, पानी बढ़ने लगता है सागरों में और फिर हमारी बात लग जाती है। तो ये आपकी दिक्कत है। ये बचा हुआ था इंपॉर्टेंट चीज था जो मैं आपके सामने ला के रख दिया हूँ। बहुत सारी चीजें मैं पहले ही फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बता चुका हूँ पिछले लेसन्स में वर्बली। यहाँ पे आपके सामने स्लाइड भी ला दिया जिसको आप देख के जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे भी, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। उसके वाटर पॉल्यूशन की तरफ चले। वाटर पॉल्यूशन में बहुत सारे टर्म्स हैं अननेसेसरी, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए लिस्ट आउट मैंने कर दिया है, इससे आप खुद से ही पढ़ लें, याद कर लें, बेहतर है। फिर भी मैं कुछ ना कुछ बता देता हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वह है पर्पस। ये पल्प इंडस्ट्री से इसका सोर्स है, वहीं से निकलता है। इम्पैक्ट क्या है? रिलीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सब्सटेंस लाइक इट मीट कैप्लस एंड सेलुलोज। टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है रिलीज ऑफ सेलुलोज विच कॉज एनारोबिक डिग्रेडेशन एंड इथोफिकेशन। इथोफिकेशन को भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक फिनॉल्स एंड अल्कोहल। ये आपका रिफरेज स्मेट डिस्टालिस शुगर इंडस्ट्री, ये इसके सोर्स हैं और ये इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? ये डिग्रेडेशन करता है वाटर क्वालिटी को एंड इथोफिकेशन को। उसके बाद फ्लोराइड्स 1.2 mg पर लीटर की बात करें तो इसकी भी देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सब कुछ लिस्ट आउट कर दिया, लेकिन आप खुद से पढ़ें। उसके बाद मरकरी वगैरह है, मरकरी एक इम्पॉर्टेंट है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक ने भी बहुत सारे तबाही पैदा किया था, देखो नंबर भी मैंने ढेर सारे लिख रखे हैं। प्रिकॉशन थोड़ा कम आता है, इससे दिक्कत क्या होता है? एक्युमुलेशन या स्किन लग्स एंड हैंड कैटर ब्लैक फुट डिजीजेज, इससे ब्लैक फुट डिजीज होता है, नाम वाला कि इससे होने वाला डिजीज का रख दिया गया है। उसके बाद अगर इसके सोर्स देखा जाए तो इसके लिए हाइड्रोलिक फ्रॉटरिंग्स ऑफ रॉक solvent used in polywood industry as solid waste from the poultry or as salinity, gold mining and processing, insecticide and pesticide,
ये आपके बहुत सारे हैं, जिससे आर्सेनिक निकलता है, धरती में चला जाता है, धरती से पानी पड़ता है, पानी पर से बह के वो चला जाता है पानी में। यहाँ तक कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी चला जाता है, आर्सेनिक हो जाता है और बहुत दिक्कत पैदा करता है। इसमें मैंने कहीं पे केस स्टडी बहुत जगह पढ़ा था आर्सेनिक का। मरकरी भी दिक्कत पैदा करता है, सेम पानी में घुल कर। वो होता है, ये निकलता है कहाँ से मरकरी? कोयला माइनिंग से, गोल्ड माइनिंग से। और पेपर इंडस्ट्री में भी मरकरी यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, स्मेल्टिंग ऑफ एफी को स्मेल्ट करने में, और माइनिंग ऑफ कॉपर में भी ये निकलता है आपका मरकरी। इससे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं मरकरी से? तो एक्युमुलेशन इन द नर्वस सिस्टम एंड डिमेंटा एंड मीनामाटा डिजीज। तो मीनामाटा में मरकरी से बहुत, मरकरी ने तबाही मचाया था। मीनामाटा एक जगह है जहाँ बहुत तबाही मचाया था, तो इसके नाम पे ही उस डिजीज का नाम मीनामाटा डिजीज रख दिया गया। तो इस चीज से होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे, ये CFL जो तुम यूज करते हो अभी हटा दिया गया, CFL को एलिमिनेट कर दिया गया इसी कारण, क्योंकि उसमें HG होता है। गलती से एकदम गर्म बल्ब, जो CFL बल्ब है, फूट गया तो उसको छूना मत, वो शरीर में घुस जाएगा HG, तुरंत हाथ शरीर में घुस जाएगा। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उतना एक्टिव नहीं रहता है HG, तुरंत इन्फेक्ट नहीं करेगा, उसको पीने पानी से पी लोगे तभी शरीर के अंदर जाएगा। पर गर्म रहेगा, उसको छू लिए तो शरीर में घुस जाएगा सीधे। LCD मॉनिटर है, उसमें भी HG रहता है, जिससे संभाल के। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट में भी आपका, कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी आपका HG रहता है, इसलिए कॉस्मेटिक का यूज ना लड़कियां करें, ज़्यादा कॉस्मेटिक ना लगाएं, इससे गोरा नहीं होते हैं। बिल्कुल ना लगाएं, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो फूल पत्तियाँ लगाती है, एलोवेरा वगैरह आती है, एलोवेरा का पौधा रोपे गमले में और उसी को तोड़ तोड़ के लगाए चेहरे पर, कोमल चेहरा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं CD कैडमियम की तरफ। कैडमियम भी हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज वगैरह होता है कैडमियम वगैरह। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बैटरी वगैरह में कैडमियम का बैटरी आप यूज करते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मटेरियल, पेस्टिसाइड, इसमें आपका कैडमियम यूज होता है। ये दिक्कत क्या करता है? अगर ये वाटर में घुल गया तो एक्युमुलेशन इन द मसल्स कॉज मस्कुलर स्टिफनेस एंड डिजीजेज कॉल्ड एज इटाई डिजीज है ये, ऑन्च डिजीज इसे ही कहते हैं, एंड ऑल्सो फेलियर ऑफ लीवर, हार्ट एंड किडनी, ये सब दिक्कत ये पैदा कर सकता है। लेड की बात करें, PV की बात करें, तो PV लेड का बैटरी, PV बैटरी अपने CD PV बैटरी। तो ये बैटरी अगर आपका है, वो किसी प्रकार से पानी वगैरह में चला गया तो वो पानी में चला जाएगा PV, और फिर अगर उसे किसी ने लिया, और ये सब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसे जानवर ने पी लिया ना, और जानवर को तुमने खा लिया तो भी तब तुम्हारे शरीर में जाएगा, ये वो जाके शरीर में बैठ जाता है। और जितना जीवन भर मांस, जैसे चिकन ने जितना जिंदगी में पानी पिया, उसके शरीर में लेड इकट्ठा होता चला गया, और वो लेड फिर आपके शरीर में जाएगा। वो गलता नहीं है, वो इकट्ठा होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है, ये जगह इकट्ठा हो जाता है। इसलिए चिकन पिकन मत खाया करो। इसके बाद है आपका लेड को आपने देख लिया क्या क्या दिक्कतें पैदा करता है। ये डैमेज कर देता है आपके लीवर, किडनी, ब्रेकडाउन ऑफ द गुड सेल, रिडक्शन इन IQ लेवल भी घट रहा है आपका, तो इसमें भी ये रीजन है। तो IQ लेवल को भी घटाता है, तो बच के रहो। अगर पढ़ना लिखना है तो अच्छा पानी पियो, साफ सुथरा। उसके बाद सेलेनियम है, वो पेस्टिसाइड से जाता है, लॉस ऑफ हेयर, डैमेज टू स्किन, कैंसर। तो हेयर जो हो रहा है उसके लिए यही पानी में जिम्मेदार है जो आप पीते जा रहे हो। निकेल है उसके बाद, और उसके बाद है मैग्नीज। निकेल है कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, Fe and steel industry, burning of plastic and vanillestic and geek industry. A damage to livers, kidney, affect lungs and skin. मैग्नीशियम की बात, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज आपका इंडस्ट्री, मैग्नीज इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग स्मेल्टिंग, डैमेज टू लंग्स एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन। ये आपका बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपके वाटर के कारण आता है। अगर वाटर पॉल्यूट हो गया, पॉल्यूटेड वाटर आप यूज कर रहे हो तो यह आपको दिक्कत करेगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है?
इसको भी देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन हमारा है ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ेगा डोमेस्टिक वेस्टेज में एंड सीवेज में तो वो बढ़ता जाएगा, तो वो कहाँ चला जाता है, अंत में पानी में जाता है। तो पानी में घोल के तुम फेंक देते हो या फिर आप उसको कहीं भी ऐसे ही फेंक देते हो तो पानी में बह के जाके नदी नालों में इकट्ठा होता है। नदी नालों में तो उसको जाना ही जाना है, ऐसे भी नदियों में बहाते नाले में फेंक देते हो आप, नाले से बह के वो जाता है नदियों में मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, एडेड इन वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज में मिल जाता है, पानी बहते बहते उन वाटर बॉडीज में मिलता जाता है। उसके बाद क्या होता है, अट्रैक्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टर, बैक्टीरिया एंड एल्गी। इसको जो जमा हुआ देखते हो काई वगैरह वो इसी का जमता है, क्योंकि जो तुमने ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें डाल दिया है वो अट्रैक्ट करेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म को। इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, साइनोबैक्टर, बैक्टीरिया, एल्गी, सबको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट फिशेस एंड वाटर एनिमल्स, तो ये वाटर, अब ये सब आ गया है उसमें बैक्टीरिया वगैरह, तो फिश वगैरह भी आएगा इसको खाने के लिए, तो वाटर एनिमल्स भी आएंगे उसमें। इस प्रकार से वाटर एनिमल्स आने लगते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, इतने से सारी चीज आने लगे उसमें, मछली वगैरह आ गई, तो मछली वगैरह आ गई, जैसे कि मछली कभी नालों में भी मछली देखते थे, छोटे छोटे तालाबों में मछली देखते, तो उसका रीजन यही है। तो बायोलॉजिकल लोड ऑन वाटर इंक्रीज। अब इससे क्या हो गया, अब यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए, फिश भी आ गए, वाटर एनिमल्स भी आ गए, बैक्टीरिया वगैरह सब आ गया, तो सब इसके कारण क्या होगा, बायोलॉजिकल लोड ऑन वाटर इंक्रीज। अब वाटर पे बायोलॉजिकल लोड बढ़ गया, इतने लोगों का देखभाल करना है उनको, तो इससे क्या हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है पानी में, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है इन वाटर डिक्रीज। अब इतने लोग हैं तो ये ऑक्सीजन लेंगे, फिश भी ऑक्सीजन लेती है गलफड़े से, सांस नहीं लेती है वो गलफड़े से लेती है, उसमें होता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें घटने लगेगा इन लोगों के आने के कारण। इतने लोग आए, सब ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, एलगी वगैरह सब ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, सबके आने से दिक्कतें पैदा हो गई, लोग बढ़ गए, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया। जैसे ही आपने ऑर्गेनिक मटेरियल डाला वैसे ही ऑक्सीजन उसमें घट गया। ऑक्सीजन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंपोनेंट डिमांड्स ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं कि भाई वहाँ पे बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है, जो बायोलॉजिकल जो चीजें आई है, कंपोनेंट कह सकते हैं उसको, जो चीजें आ गई जैसे कि फिश आ गई, वाटर एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया वगैरह से सब बायोलॉजिकल एलिमेंट है, तो ये आने के कारण को ऑक्सीजन का कुछ जरूरत है उनको जीने के लिए, तो वो ऑक्सीजन की जरूरत जो उनकी है जीने के लिए वही कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ये तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, DO जो वाटर में पहले से उपलब्ध है, ये है डिमांड कि कितना उसको डिमांड है, BOD जो डिमांड होता है, अंतर है DO और DOD में, ये डिमांड है और ये जो उसमें उपलब्ध है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस डिमांड और ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, उसमें एक तो उसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट को जो डिमांड है ऑक्सीजन का वो कहलाता है BOD। इसके अलावा भी डिमांड होगा ऑक्सीजन का, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होगा जिसको ऑक्सीजन लेकर वो ऑक्साइड बनने की कोशिश में लगा हुआ होगा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन घटता जाएगा, तो ठीक है वो BOD में नहीं आएगा पर ऑक्सीजन ये भी ले रहा है। उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्यूमुलेटिव डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, तो एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, BOD होता है, एक तो ऑक्सीजन जितना डिजॉल्व है वो होता है, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जो सिर्फ बायोलॉजिकल कंपोनेंट के लिए ही यूज होता है। उसके बाद दोनों को मिला दिया जाए बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को, तो वो सब मिलकर बन जाता है एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है, COD जिसको कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें दोनों कंबाइन हो जाता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट का डिमांड जितना है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का ऑक्साइड बनने में, वो तो तुम दो या ना दो ऑक्साइड बनता ही रहेगा, ऑक्सीजन खाता ही रहेगा, तो वो अपने आप बन जाएगा, तो ऑक्सीजन आपका कमता रहेगा। तो ये दोनों चीज क्या हो जाता है, और ये दोनों चीज जैसे जैसे आपने ये डाला ऑर्गेनिक मटेरियल वैसे BOD और COD दोनों डिक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ये तो डिमांड तो बढ़े हुए नहीं करेगा, आपने ये जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, तो यह ऑक्सीजन तो जितना है उतना है। कैसे हो दोस्तों, तो सब कुशल मंगल। मैं हूं इंजीनियर रवि और हम लोग देख रहे हैं तो पिछले लेसन में
यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, काफी कुछ हमने देख लिया था कि जैसे जैसे हम बायोलॉजिकल मटेरियल को हम वाटर में डालते रहते हैं, घर में भी वेस्टेज वगैरह फेंकते रहते हैं, नाली वगैरह फेंकते रहते हैं, नाली से वो जाकर वो चला जाता है, समुद्र वगैरह में जाके मिल जाता है। इससे दिक्कत क्या होता है, तो दिक्कत आती है हमारी कि वो जाके आपका मिल जाता है वाटर में बढ़ जाता है, जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है वो बढ़ने लगते हैं। बायोलॉजिकल सब्सटेंस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि आने लगता है उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह आने लगता है, बैक्टीरिया वगैरह ऐड होने लगता है, एलगी वगैरह पैदा होने लगता है, तो मछलियां वगैरह आने लगती है खाने के लिए, वाटर एनिमल्स आने लगते हैं, जिससे बढ़ जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। सॉरी, डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिमांड तो बढ़ता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड है ये जिसको जो अगर बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है उसमें अगर उनका जो डिमांड है ऑक्सीजन का वो कराता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हर एक वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। उसके बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल भी जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो गए, उसके लिए ऑक्सीजन का डिमांड है, तो वो भी ऑक्सीजन का डिमांड करते हैं। उन दोनों को मिला के बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों को मिलाकर एक बनता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक मटेरियल डालेंगे उसी प्रकार दोनों बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ गया है, जितना ऑक्सीजन है तो वो तो है ही, डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ जितना था उतना तो है ही, डिमांड बढ़ गया है। होगा क्या इससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिशिएट एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे वो आपका बढ़ा देगा अपना एनारोबिक मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उसका, और बढ़ने लगेगा तो इससे हो जाएगा क्या, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, खाना बढ़ गया है तो लोग भी अपनी आबादी भी बढ़ाएंगे, जैसे आप लोग आबादी बढ़ाते चले जाते हो, सोचते ही नहीं है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद होगा एलगी ब्लूम्स और पॉन्ड स्कैम इज फॉर्म विच कवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। तो देखते हो कभी कभी वाटर बॉडी के सरफेस पे पूरा एलगी जम जाता है, हरा हरा पूरा पानी के ऊपर। देखते हो कभी कभी जहाँ पे आप तालाब वगैरह में जाओ, गाँव का अगर पॉन्ड वगैरह है वहाँ पे जाओ, ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, तो ये है फिश और मर्सी कवर ऑफ वाटर। तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर स्मेलिंग सब्सटेंस इज फॉर्म। तो जी स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है, महकने लगता है, वहाँ पे गंदगी वगैरह, फिर आप उसमें कुछ डालते हो, क्योंकि जिसके पास वाटर बॉडीज है, जो तालाब वगैरह पास में है, उसको ये सब समझ में आता है। तो इफ सेडिमेंटेशन इज कंटेंट वाटर बॉडी बिकम सैलो, इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यही आपका यूट्रोफिकेशन है। इसके बाद क्या होगा, गंगेज एंड यूट्रोफिकेशन। तो गंगा की बात करें अगर हम, तो अलकानंदा एंड भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलके आपको गंगा बनाता है, और एक ग्लेशियर फेज। इसके बाद आपका वायरस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें आपका खुद से ही एक फेज होता है जो वायरस अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जो गंगा की बात करें तो गंगा में ये सब चीजें नहीं होती है, गंगा पवित्र मानी जाती है, तो उसमें खुद से ही ऐसे वायरस मौजूद होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फेज होते हैं, जो वहाँ पे वायरस पैदा होता है, जो गंदगी फैलाने वाला, महकने वाला, या फिर तो वो उसको खुद ही नष्ट कर देता है। ऐसी चीज गंगा में पाई जाती है। तो आयरन गंगा वाटर बैक्टीरिया फेज, साइक्लोन फेज और एलगी फेज, माइक्रोबैक्टीरिया, बोलेरो फाइबरियस। तो बहुत सारी चीज, इतना चीजें पूछेगा नहीं, बस आइडिया इसमें डाल दिया था। चलिए, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। थर्मल पॉल्यूशन क्या है, क्या थर्मल गर्म हो जाना भी एक पॉल्यूशन है? बिल्कुल। पॉल्यूशन मतलब होता है कि भाई आपका एनवायरनमेंट का कोई भी बायोटिक या अबायोटिक चेंज अगर हो जाता है, जिससे कारण आप पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो पॉल्यूशन कहलाता है। तो थर्मल पॉल्यूशन ही है वाटर का, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है वाटर का। तो कैसे होता है, तो वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। इसके है माइनिंग अप टू कोल्ड हॉट वाटर, तो स्ट्रीम्स, इससे टेम्परेचर ऑफ ओशन बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ ओशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी को देखो, स्ट्रीम को देखो। उसमें दो प्रकार के उसने बताया, इसको कैटेगराइज किया है, एलिनो और लीना।
एलिनो और एलिना क्या है? एलिनो है पिरू एंड इक्वेटर करंट, जहाँ पे जो धाराएं बहती है वो कहलाती है एलिना। और लाइलिना शॉर्ट अल्टरनेटिक ओशन, अल्टरनेटिक जो ओशन है उससे जो बहर बहती है वो कोल्ड करंट बहती है, और इधर आपको हीट करंट बहती है। जो इक्वेटर के पास जानते हो ज़्यादा गर्मी रहता है, वहाँ पे सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहाँ पे गर्म पानी रहता है और दूसरी तरफ ठंडा पानी रहता है। एवरी 4th और 5th ईयर आपका कोल्ड करंट रहता है और एवरी 3rd ईयर आपका हीट करंट आता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से मिक्सअप होते रहते हैं, स्टीम चलता रहता है और टेम्परेचर ऑफ ओशन इंक्रीज हो रहा है, जान ही रहे हो आप। इससे क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी पे वेदर क्लाइमेट साइकिल डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही वहाँ पर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होगा एयर वैसे वैसे एयर ऊपर उठने लगेगा और वहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमने लगेगा। ये सब दिक्कतें आने लगती है तो ये आपका डिप्रेशन ऑफ एयर फॉल, तो पानी भी पड़ना कम हो जाएगा। प्रेशर कमा वहाँ पानी नहीं पड़ेगा। पानी प्रेशर के कारण पड़ता है। जो आरएसी बच्चों पढ़ रखा है या फिर पढ़ेंगे एयर कंडीशन में जाके पढ़ना, मैंने बना रखा है अपने चैनल एस के आजाद ASKAZAD आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे मैंने बना रखा है अपना आरएसी का कंप्लीट कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। और किसी को जानना है देखना है तो वो देख सकता है, वहाँ पे वो कंप्लीट कोर्स है, सब कुछ बता रखा है। उससे अगर गेट एसी कहीं भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, जो मैंने बना दिया है वही सर्वे सर्वा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आ गया मरीन ऑफ वेलिंग। ये क्या है? अगर पोल के पास की बात करें तो वहाँ पे वाटर का 2 लेयर रहेगा, एक अपर लेयर ऑफ द वाटर इन ओशन और एक लोअर लेयर ऑफ वाटर लैंड्स ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया के कारण चाहे बेचारा बैठा हुआ है तो नीचे, और ऊपर वाला वाटर है वो मूव्स विद द वाइंड करंट। अगर हवा चली तो ऊपर वाला सरफेस उड़ा के ले जाएगी, यानी कि धाराएं चलेगी उसको धकेल के ले जाएगी पानी अपने साथ। तो टेक यू टर्न्स एट पोल्स ड्यू टू कोरोसिस फोर्सेस। कोरोसिस फोर्सेस जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं टॉम का कोर्स देखें, वो भी मेरे चैनल पे आ जाएगा एसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे जाके देखें a.s.k.azad मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नए कोर्सेज मिल जाएंगे। इससे कोरोसिस एक्सेलरेशन जो कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोरोसिस एक्सेलरेशन के डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान ही रहता है, तो क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में भी। और सब्जेक्टिव में तो खैर कोरोसिस क्वेश्चन बाहर के कोरोसिस पे तो हालत खराब हो जाएगा। तो मैं मेंस का भी मैं बनाऊंगा वीडियोज, ये सी मेंस पहले प्री निकाल लो फिर मेंस का भी बनाऊंगा जब मेंस का एग्जाम आने लगेगा तब। अभी तो यही देखो, तो देखो 45 degree lift to the lower layer due to inertial resistance and Ekman's force। ये किससे आ रहे हैं कि 45 degree lift of lower layer due to the inertial resistance and Ekman's force। उसके बाद आता है, अब इतना मत जाने लोगों कि एकमैन्स फोर्स क्या होता है, इतना नहीं पूछेगा आपसे कोई। लोअर लेयर्स एक्सपोज्ड टू सरफेस, और इससे क्या हो जाता है टेम्परेचर वेरिएशन आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉटम ऑफ द अपस्वेल सरफेस, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये। तो अच्छा कुछ अच्छी चीजें भी होती है कुछ बुरी चीजें भी होती है, पर हमें बुरी चीजों को रोकना है, अच्छी चीजें तो अच्छा है ही। उसके बाद हम लोग मरीन पॉपुलेशन के बारे में पॉल्यूशन के बारे की ओर चलते हैं। मरीन पॉल्यूशन क्या है, इसके कॉज क्या है? सबसे पहले मरीन में आएगा दिक्कत की ऑयल स्पिल। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो आपकी जहाजें चलती है पानी की, वो जाते वक्त अपना तेल गिरा देती है, तो वो नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है, तेल का सबसे ज्यादा बुराई है कि वो पानी के ऊपर छहला जाएगा। तो अगर मिक्स भी हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, मिक्स हो जाए क्योंकि इतना बड़ा समुद्र में थोड़ा सा तेल गिर गया तो क्या दिक्कत, पर ये पूरा ऊपर से कवर कर लेगी पूरा चारों तरफ से। अब इससे नीचे को भाई ना ऑक्सीजन जा पाएगा ना कुछ जा पाएगा, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर देगी। है इसको हटाया जा सकता है, ऊपर आग लगा दो, यही एक उपाय है ऑयल को हटाने का। अगर ऑयल पता चल गया तो इससे पूरा का पूरा नीचे का इकोसिस्टम ही समुद्र का प्रभावित होने लगता है आपकी ऑयल डाल देने से। प्लास्टिक भी समुद्र में गिरा दिए तुमने तो वो भी दिक्कत करेगा, डिग्रेडेबल तो होता नहीं है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, तो ये प्लास्टिक और ये सब चीजें जाती कहाँ से हैं, तो आप जो यहाँ फेंकते हो वही पानी से बहता
जो वर्षा की पानी होती है उसके साथ बहता हुआ वो चला जाता है समुद्र में और दिक्कतें पैदा करता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, तो इंडस्ट्री वाले तो लोग समझते हैं कि समुद्र में सबको डाल दो, समुद्र में सब चीज चला जाता है, तो समुद्र में सब चीज डाल देने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो जहाँ पे भी समुद्र के आसपास है इंडस्ट्रियल, तो उनको समझना चाहिए कि समुद्र में नहीं डालना चाहिए, वहाँ भी लोग रहते हैं वो मर जाएंगे। म्यूनिसिपल वेस्ट ड्यूरिंग और सीवेज डंपिंग, तो म्यूनिसिपल वेस्ट डंपिंग जो आप करते हो वो भी धीरे धीरे पानी से कटता ही रहता है, और वो एक जगह ऐसी भी इकट्ठा कर रहे हो तो वो भी बह के जाएगा सब समुद्र में ही, अंत में सबको समुद्र में ही जाना है, चाहे तुम हो, दुनिया हो, प्रलय आएगी, सब अंदर चला जाएगा। या होता रहा है, होता होगा और होता रहेगा, ऐसा ही होता रहा है। प्रलय आता है, सबको डूब जाता है। इसके बाद पोर्ट्स और शिप यार्ड्स की बात करें तो वो भी आपका मरीन पॉल्यूशन का ही हिस्सा है। उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अभी लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि जितना भी रेडियो एक्टिव चीजें हैं भाई हम कहाँ रखें उसको, हमको बहुत तकलीफ देगा, तो वो समुद्र के गहराई में लेके जाकर डुबा देते हैं उसको कि लोग जाके उधर जीव जंतु मरे, जिसको मरना मरे, हम तो बच जाए। लोगों का तो यही हाल है, खुद बच जाए, बाकी दूसरों को मरे तो मरे, उससे हमें क्या लेना, दूसरों से हमें क्या लेना देना, दूसरे मरे तो मरे। चलिए फिर ठीक है, अगले लेसन में देखेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है। अगले लेसन में हमको देखना है ये भी और ये भी, तो ये सब चीजें देखना है अगले लेसन में, जिसको हम लोग आराम से देखेंगे। इस लेसन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप मुझे फॉलो करें, रिकमेंड करें, रेटिंग दें, रेटिंग है 5 रेटिंग जरूर दें। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि 5 रेटिंग दें। रेटिंग अच्छा देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे कोर्सेज अधिक से अधिक लोग देखेंगे, और जब अधिक से अधिक लोग देखेंगे तभी मैं अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर कोर्स बनाऊंगा, वरना कोई बनाने में मजा ही नहीं। यदि कोई देखने वाला नहीं तो बाकी लोग जिस तरह से बेगारी कर रहे हैं, किस तरह से वीडियो कुछ भी बना कर डाल दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से मेरा भी नहीं वीडियो बन गया कुछ भी, पर आपके इंपॉर्टेंस का तभी बन पाएगा तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, सब मिल के बैठ के देखेंगे और आपको फायदा होगा। भाई दान देने का तभी फायदा होता है जब वो जरूरतमंद लोगों को दिया जाए। तो चलो थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही था। कैसे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अभी और हम लोग देख रहे हैं बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ईएससी का एक टॉपिक है जनरल स्टडी का, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख रखा है, इकोलॉजी देख रखा था, हम लोग पॉल्यूशन पे आ चुके हैं, पॉल्यूशन हम लोग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को देख चुके हैं। अब हम लोग वाटर पॉल्यूशन देख रहे हैं, उसमें मरीन वेलिंग देख चुके हैं, पिछले लेसन में मरीन पॉल्यूशन भी देख चुके हैं, उसे कॉलेज भी देख चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आ गया रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑफ वाटर। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसमें मैंने बता चुका था पिछले लेसन में कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लोग क्या करते हैं, कहा एक स्टेट है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या करता है, ढेर सारे रंग बनाता है और उसे पानी में टेस्टिंग करता है, ब्लास्ट करता रहता है, लोग मरते रहते हैं, पानी वाले लोग जो कि व्हेल हैं, जो भी एनिमल्स हैं पानी में, बस मरते रहते हैं बेचारे। एक तो गर्मी पैदा होती है, उसके बाद उसकी वेस्टेज, इसके अलावा थर्मल रिएक्टर जो बनाते हो उसके वेस्टेज वो कहाँ फेंकोगे तुम, इस सारा का सारा आप पानी में, आप समुद्र में डालते हो, और समुद्र में डालने के बाद क्या हो जाता है, वो समुद्र में जाके इफेक्ट करता है। जानते हो मैंने बताया था कि सीधे डीएनए कैंसर उत्पन्न करता है। डीएनए कैंसर मतलब सीधे आपकी प्रजाति ही चेंज हो जाएगी, आपके बच्चे इंसान से जानवर बनने लगेंगे, सब पैदा होने लगेंगे, अजीब गरीब चीजें होने लगेगी, पूरा डीएनए ही चेंज हो जाएगा, इंसान के बच्चे जानवर पैदा होने लगेंगे। तो ये सब डीएनए में चेंज हो जाने के कारण होता है। तो ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं होगा, जानवरों में भी होगा। जानवर एक नया प्रजाति आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अजीब गरीब, जो चेंजेस आने लगेंगे, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उसमें चेंजेस आने लगेंगे, पॉल्यूट होने लगेंगे वो लोग। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का ये सब आपका दोष है जो बढ़कर आता है। तो हम लोग क्या करें, लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, बस हमने यूज कर लिया, उसका वेस्ट हम कहाँ फेंकें, अपने पास कोई रखेगा नहीं, जाकर समुद्र में डाल दो, समुद्र ही सब कुछ सोख लेता है, समुद्र में डाल देते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, दुनिया को तो खत्म होना ही है एक दिन। तो देखिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑफ वाटर में क्या होता है, इट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस ऑफ लिथोस्फीयर एंड एडिशन ऑफ सब्सटेंस
तो thorium, radon, etc. nuclear processing plant and their wastage compounds of deplete uranium, plutonium, strontium, etc. nuclear power plant and their waste comprising of यूरेनियम कार्बाइड, प्लूटोनियम कार्बाइड, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी है, आगे भी है, फार्मास्यूटिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस विच में रिलीज सब्सटेंस लाइक कोबाल्ट 60, एस्ट्रोनियम और ओडिन, तो ये सब भी चीजें हैं। आपका फार्मेसी में एक्सरे, गामा रे, जिसे जो आप इलाज कराते हो, टिश्यूज वगैरह काटने के काम में लेते हैं, वो सभी का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी यूज करते हैं, तो वो भी अपने वेस्टेज को समुद्र में ही डालते हैं, क्योंकि और कहीं डाल नहीं सकते हैं। वो लोग जब जीने नहीं देंगे उनको, तो उनको डालना पड़ता है वहीं जाकर, तो इस प्रकार से वो पॉल्यूट होता रहता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वाटर टेस्ट पैरामीटर। तो वाटर को टेस्ट करना, वाटर टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब वाटर टेस्ट करोगे तब तो पता चलेगा कि पीने लायक है कि नहीं है, तो वाटर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। वाटर को टेस्ट करो, तो वाटर टेस्ट जैसे कि आप लगाते हो वाटर प्यूरिफायर, लगाते हो अपने घर में, और लगाते हो, और वाटर तो क्या ऐसी लाख लगा देता है, वैसी लाख लगा रहा है तो महाबेवकूफ है, क्योंकि वो सबसे पहले ये तो चेक करे कि वहाँ के पानी पीने लायक है कि नहीं, क्या उसमें दिक्कत है, तो पहले सबसे पहले उसको चेक करेगा वो। इसके बाद देखेगा जरूरत है कि नहीं, नहीं तो वो ठगना है तो वो कैसा भी पानी, अच्छा भी पानी रहेगा जो खराब बता के आपको लगा देगा। वाटर प्यूरिफायर लगाइए, तो और का वाटर कैन के पानी पीजिए, तो यही सब करता रहेगा वो। और ऐसा नहीं करना हम लोगों को, हम लोगों को करना, तो लोग चेक करता है उसको, तो उसमें क्या चेक करता है वो लोग, तो बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे एमपीएम टेस्ट करता है, टीडीएस चेक करता है। टीडीएस क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब ये क्या होता है, तो एक बोतल पैक पानी आता है आपका, जो ट्रेन पे आप पीते हो, इसको लिखता है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर नाम है उसका, मिनरल वाटर। इसको यूनियन ने कहा कि आप मिनरल वाटर लिखना बंद कीजिए। मिनरल वाटर जिसमें मिनरल है ही नहीं, मैंने चेक किया उसमें मिनरल ही नहीं था एक भी। तो पानी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जो भी मिला हुआ, तुम तो पॉल्यूटेड वाटर का मतलब यही समझते हो कि उसमें कुछ मिला हुआ है तो पॉल्यूटेड है। नहीं, बहुत सारी चीजें मिला हुआ रहना बहुत जरूरी है पानी में, मिनरल में रहना जरूरी है, तभी पानी आपका उसको बचा पाओगे तुम पानी को। पानी भी अगर बिना मिनरल से पियोगे तो गया तुम काम से, वो तुम्हें को जला देगा एसिड की तरह। तो जरूरी है कि उसमें कुछ डिजॉल्व मिनरल्स भी रहे। तो मिनरल वाटर से यूनियन ने कहा कि भाई आप मिनरल नाम हटाइए, आप बोतल के पानी पीते रहते हो तो बोतल की पानी मत पिया करो। क्या नुकसान है बोतल के पानी पीने से? जो प्लास्टिक के बोतल का पानी पीते हो तुम, जो आप ट्रेन में सफर करते हो, तो सर कैसे पिए पानी? तो ले जाओ अपना बोतल लेकर जाओ, तो फिर वो भी तो बोतल होगा, तो वो बोतल आप प्लास्टिक का नहीं ले जाओगे, आप थर्मस ले जाओगे। थर्मस के अंदर लगा रहता है ग्लास, ग्लास रिएक्शन नहीं करता है किसी से आसानी से, तो ग्लास, जब ग्लास एसिड से रिएक्शन नहीं करता तो पानी क्या कर लेगा उसको? तो पानी को ग्लास में रखिए, ग्लास प्लास्टिक में पानी रखिए, नहीं प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीजिए, नहीं प्लास्टिक के किसी चीज से का यूज कीजिए पानी में। आप ग्लास यूज कीजिए, किस चीज का ग्लास? कांच का ग्लास। ये सब लोग प्यूरिफाई करने के चक्कर में पानी से सारा मिनरल्स हटा देते हैं और वो और नुकसान करता है आपको। वो आप तो बचेगा नहीं वो पानी, वो आंतों को गलाना शुरू कर देगा। होता क्या है देखो, मैं बता देता हूँ, वो बताएंगे नहीं तुम्हें। ये जो बोतल का पानी पीते हो आप, जो प्लास्टिक वाले बोतल में, उसमें पहले तो उसमें मिनरल हटा दिया जो पानी को प्यूरिफाई किया। अब पानी का बिहेवियर है कि मिनरल्स को अपने अंदर खींचेगा। अगर उसमें से निकाल दी हो तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो मिनरल्स को अपने अंदर खींचेगा। जैसे प्लास्टिक के बोतल में डाल दिए तो प्लास्टिक का बोतल में जो प्लास्टिक है वो उसको गलाना शुरू कर देगा, उसको उसमें से प्लास्टिक धीरे धीरे काटता रहेगा। वो जैसे वो पानी काटता रहता है ना, पत्थर को काट देता है, तो पत्थर जब काट देता है तो ये तो सिर्फ प्लास्टिक है, इसको काटता रहेगा, उसमें डिजोल्व होता रहेगा प्लास्टिक, और उसको पियोगे जैसे ही तो प्लास्टिक आपके शरीर में जाएगा सीधे कैंसर, आपके सारा शरीर का सारा पार्टी खराब हो जाएगा। तो प्लास्टिक का पानी मत पीजिए। आपको अगर पीना है तो थर्मस ले जाइए और थर्मस का पानी पीजिए, प्लास्टिक में पानी मत रखिए। चाहे कितना भी अच्छा प्लास्टिक हो, प्लास्टिक प्लास्टिक होता है, और उसमें जितना ज्यादा आप प्यूरिफाइड पानी डालिएगा उतना ज्यादा वो नुकसान करेगा, उतना ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। तो पानी, सबसे अच्छा पानी आप घड़े का पीजिए। लोग सब लोग कहते हैं घड़े का पानी, तो कोई नहीं बताएगा आपको कि ऐसा क्या है। लोगों को बस यही पता है कि घड़े में पानी ठंडा होता है, पर ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि मिट्टी कभी भी पानी को गंदा नहीं करता है। तुम लोगों को लगता होगा मिट्टी का पानी, समुद्र का पानी, समुद्र का नहीं, पौंड वगैरह आपका जो है उसका पानी गंदा होता होगा, कैसे पिएंगे? गंदा तो तुम उसे कर दिए हो ऊपर से डाल डाल के कचरा, पर मिट्टी में रखा हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता।
मिट्टी में कीचड़ थोड़ा सा मिल जाता है, फिर कीचड़ को बैठने दो, उसके बाद वो पानी अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, मिट्टी का पानी अच्छा क्यों होता है? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी तो मिट्टी का पानी है, उसी को तो मिट्टी पानी को सोख रहा है और ले जा रहा है। तो मिट्टी का पानी सबसे अच्छा पीने के लिए इसलिए है क्योंकि मिट्टी का ये प्रॉपर्टी है कि मिट्टी पानी में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको वो सोख लेता है, मिट्टी अपने में रख लेता है, क्योंकि मिट्टी में खुद ही एक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, और मिट्टी और जो पानी उसको जो चाहिए वो पानी उससे खींच लेता है। तो पानी जो भी खींचता है उसको देते रहता है, ले जाओ जो भी चाहिए तुमको। तो इस तरह से जो मिट्टी में के पानी है, जो आपके अंडरग्राउंड वाटर है, सबसे अच्छा पानी है पीने के लिए। और वही पानी अंडरग्राउंड वाटर जैसा ही बनाना है तो आप क्या कीजिए, उसको घड़े में रख दीजिए। घड़े में अगर उसी पानी को रख दीजिएगा तो वो भी मिट्टी जो घड़ा बनता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिट्टी का बनता है, मुझे नहीं मालूम, पर लोग बताते हैं कुम्हार लोग कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ हर मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिट्टी का बनता है। वो मिनरल्स को देता है जो पानी में, जो भी मिनरल्स उसको चाहिए होते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, जो आप पानी मंगाते हो कि पानी तो बाहर है नहीं पीने के लिए, प्यूरिफाई भी नहीं कर सकता, मैं तो प्यूरिफाइड वाटर जो आप लेते हो बोतल पानी वाला बड़का बड़का ऐसा था, वो भी पानी मैं मंगाता हूँ, उसको घड़े में डालता हूँ पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे प्यूरिफाई करने के चक्कर में उसे सारे मिनरल्स निकाल दिया होगा, तो उसको मैं घड़े में डालता हूँ पहले। उसके बाद घड़े में कुछ दिन रखता हूँ मैं उसको बाद पीता हूँ पानी को, ठीक है। तो पानी खराब भी नहीं होता है, वो है घड़े में रखा रखा, आप एक दिन तक आराम से रखिए, पानी पीजिए, पानी कोई दिक्कत नहीं है उस पानी को पीने में। उसमें मिनरल्स आएगा, वो जो घड़ा का मिट्टी है वो उसको मिनरल्स देता रहेगा और पीते रहिए आप घड़े का पानी। तो ये फायदा है घड़े का पानी पीने से। तो हम लोग टेस्टिंग पर आते हैं, वाटर टेस्टिंग पैरामीटर पे। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ कोलिफॉर्म्स एच बैक्टीरिया लाइक ई कोली प्रेजेंट द वाटर, तो यही है MPN। नेक्स्ट है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये तो नाम ही से क्लियर है, TDS, इसी को मेजर जनरली करते हैं लोग, TDS मेजर करते रहते हैं। जब आएगा आपके हाथ लगाने तो देखना वो TDS मेजर करेगा, उससे पूछना कितना TDS किस बॉटल का है। तो वो है, ये क्या है TDS मिलीग्राम पर लीटर में बात करें तो पर्पस ऑफ वाटर, अगर 0 से 50 है तो आइडियल फॉर ड्रिंकिंग, उसमें TDS होना चाहिए 0 से 50 के बीच, तो आइडियल फॉर ड्रिंकिंग। और 0 रहेगा तो ना 50 के करीब रहना चाहिए, 50 से 170 हार्ड वाटर है ये। इसके बाद 170 से 300 है तो एक्सेप्टेबल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, 300 से 500 के बीच है तो वाटर कहीं फ्रॉम द नेचुरल स्प्रिंग, जो नेचुरल स्प्रिंग से आता है उसमें 300 से 500 के बीच TDS होता है। 500 से 550 के बीच बात करें तो माउंटेन सिटीज के बीच जो होता है वो आपको मिलेगा इसके बीच वाटर। तो ये है आपका वाटर में। तो ये डिफाइंस कैसे होता है? द अमाउंट ऑफ साल्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, कितना साल्ट या उसमें कितना चीजें उसमें मिनरल्स वगैरह है वो बताता है TDS। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और चीज है वाटर टेस्ट ट्रीटमेंट में, हम उसका देखना पड़ता है BOD, TOD और COD। बताइए, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, TOD टोटल ऑक्सीजन डिमांड और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? इट डिफाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन परसेंट इन वाटर बॉडी यूजिंग ट्रिमेटिक क्वांटिफिकेशन ड्रिवन बाय ऑक्सीडेशंस ऑफ डिस्क्रोमेट्स। तो सीधी सी बात मैं पहले बता चुका हूँ, तो इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि भाई जो बायोलॉजिकल मटेरियल मैटर है उसमें जो वाटर बॉडी में, तो उसको जीने के लिए कुछ ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है। जितना भी बायोलॉजिकल उसमें सब्सटेंस है, चाहे मछली हो, एल्गी हो, जितना भी चीज़ है बायोलॉजिकल चीज़ है, वो सबके जीने के लिए टोटल ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। टोटल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। केमिकल में वो बायोलॉजिकल के साथ देखा और ऐड हो जाता है, वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी ऑक्साइड होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो भी ऑक्साइड हो रहा है, तो चूंकि ऑक्साइड हो रहा है तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो उसका ऑक्साइड बनेगा, तो वो भी कुछ ऑक्सीजन खा रहा है, तो दोनों मिलकर बनाता है COD। इस प्रकार से किस्सा चलता है। BOD की बात करें, BOD कितना होगा तो किस यूज के लिए है, तो 1 से 2 के बीच है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। यूज्ड इन वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये आपको पीने के लिए बहुत अच्छा है। 2 से 5 है तो मॉडरेटली फेयर, कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस, और 6 से 9 है तो कंटामिनेट है, पॉल्यूटेड है, और 100 है या इससे ज़्यादा है तो कंप्लीट EPC वाटर नॉन यूज फॉर फुल फॉर एनी ह्यूमन पर्पस।
किसी यूज के लिए नहीं रह गया है, ये पूरी तरह से आपका जो यूट्रोफिकेशन मैंने पढ़ाया था, यूट्रोफिकेशन वो हो गया है इसका, ये बिल्कुल पूरी तरह से यूज के लायक नहीं रह गया है। तो चलिए यही पढ़ना था इस लेसन में। आज के लेसन में सॉइल पोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, सॉइल पोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और पोल्यूशन को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेसन पोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इन्वायरमेंट में, क्योंकि पोल्यूशन क्लीन भारत कर रहे हैं मोदी जी, तो इतने सारे करंट इवेंट ही आ गए हैं कि उससे भी क्वेश्चन पूछना है उनको। करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है चीजें की गई है वो चीजें पूछी जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग खत्म करते हैं इस लेसन को। तो इससे खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि ये हूँ मैं और ये मेरा यूट्यूब का चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका इस पे अपलोडेड है, जैसे कि जो मैथमेटिक्स है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा। तो बहुत सारा UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडी का बहुत सारे पेपर है जो आपके यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिसका आप डिमांड कर रहे हैं ये सर बनाइए वो सर बनाइए, वो पहले से बहुत सारी चीज़ अपलोडेड है, पहले आप उसे जाके देखें। वो मैं दोबारा यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, तो पहले बन चुका उसे क्यों बनाना। इसके बाद ये देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि आपके एनर्जी में भी एक पढ़ना है आपको, और मैकेनिकल इंजीनियर है आपका आप, तो आपको जनरल स्टडी आपके टेक्निकल पेपर में भी ये आता है। ये सीधा 2018 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सोल्व पेपर आपके यहाँ मिल जाएगा। और ये मैंने बताया कि मैंने जो यहाँ पे बनाया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स, उसकी हेल्प से मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया है। जो कि आपको लगता होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपका काम नहीं चलेगा, इधर उधर पता नहीं ढेर सारी किताबें पढ़ रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट का नोट्स मंगवा रहे होंगे, कितने सारे वीडियो देख रहे होंगे, तो उससे आपको मतलब नहीं है, वो सब मत कीजिए। आप देख लीजिए कि भाई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा इधर उधर से पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर आप 50% नंबर लाने हैं। तो 75% का देखो, 75% भी कवर हो जा रहा है तो बहुत है। इधर उधर भटकने से समय वेस्ट होगा आपका, पढ़ोगे तो 5% का चीज मिलेगी और समय ज्यादा बर्बाद करोगे आप। इसके अलावा जो का एक और पेपर है बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस, वो भी आपका मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वो भी जनरल स्टडी का पेपर है, हर जगह उसका यूज होता है, वो भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको और भी चीजें मिल जाएगी, वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीजें मैंने पहले ही बना रखी है, दोबारा मैं बनाऊंगा नहीं इसको, तो उसको भी देखिए अगर आप लोग को हो गया होगा सब चीज देखा हुआ तो थैंक यू वेरी मच। इस लेसन में इतना ही था। जिस प्रकार से आप मेरे लेसन से कोर्सेज से सीखते हो उसी प्रकार से मैं आपके रिव्यू से सीखता हूँ। तो आप मुझे रिव्यू दीजिए, बताइए कैसा लग रहा है, क्या सुधार होना चाहिए, जो भी है। और कुछ